तो ये सारा चीज हम लोगों ने यूज किया था। और ये हमारा कोड था कि R2 स्कोर के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, R2 स्कोर यूज करते हैं। और इसमें एक्चुअल जो हमारे पास क्या था, टेस्टिंग के लिए वाई था, और प्रेडिक्टेड वाई जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो हमने निकाला था। अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा था। R2 स्कोर ये टेस्टिंग का है, और ट्रेनिंग का कहाँ पे रखा था हमने, R2 स्कोर ट्रेनिंग का ये 61 है, और ये कितना है 57। मतलब अप्रोक्स काम बन सकता है कि एक्यूरेसी जो भी दे रहा है वो परफेक्ट एक्यूरेसी दे रहा है ना। तो ये हमारा एक्यूरेसी चेक करने का तरीका था। देन मैंने बताया था कि ओएलएस क्या होता है, एक मेथड होता है जो सबसे ओल्डेस्ट था। कि ये क्या करता है कि जो हमने ये मीन स्क्वायर या फिर मीन एब्सोल्यूट लिख रहे हैं, वही बाय डिफॉल्ट देखोगे क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है। ओएलएस का अगर फॉर्मूला देखोगे, तो एक्स्ट्रा टर्म पे नहीं जाना है, बेसिकली आप इतना ही देखोगे। ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल वाई है, और ये क्या है हमारे पास, प्रिडिक्टेड है। इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेड। ठीक है। ये हमारा क्या होगा कि एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई, इनका क्या होगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये क्या होना चाहिए हमारा, मिनिमम होना चाहिए। अगर ये मिनिमम है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। अब ये मिनिमाइज कैसे होगा, तो इसकी जगह पे हम लोग ग्रेडियंट का यूज करते हैं। इसको अगर आपको मिनिमाइज करना है एम और सी को, तो उसके लिए हम लोग आगे जाके यूज करेंगे ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट होता क्या है, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है किसका, कैलकुलस का। कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ कैलकुलस सुना है, कैसा लगता है सुनने में। कैलकुलस का यूज केस क्या रहता है। मैथ्स वाले में बताया था हाँ, कि आप क्या कर सकते हो कि जिसका कोई भी इक्वेशन नहीं होगा, आप उसको क्या कर सकते हो कि नॉर्मल इक्वेशंस में इंटीग्रेट और क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। कि मान लो आपके पास क्या है, मैंने एरिया के बेस पे बताया था इनका, कि मैंने क्या बताया था, एरिया के बेस पे कुछ चीजें बताई थी। कि ये आपके पास एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। तो किसको आपको कैलकुलेट करना इजी होगा, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को। क्यों, रेक्टेंगल है वो चीज डिफिनेट है, प्लस आपको इसका फॉर्मूला पता है एरिया का, इसलिए आपके लिए क्या है, इजी है। अगर इसका भी कुछ फॉर्मूला रहता तो ये आपके लिए भी क्या रहता, इजी रहता है ना। तो ये रहता कि फॉर्मूला बेस। अगर जिसका फॉर्मूला नहीं है तो आप उसका नहीं निकाल पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कि अगर इसको आप मल्टीपल पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करोगे तो एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा हमेशा। हम्म वो एक्यूरेसी स्कोर था। चलो ठीक है, मैं क्लास अभी बता दूंगा, पहले ये डिफाइन कर देते थोड़ा सा। ठीक है। ये हमारे पास क्या था कि आप क्या करते हो, इसको एरिया वाइज डिफाइन करते हो। कि अगर आपके पास इस तरीके से, मैंने यहाँ पे 5 लाइन बनते हैं, कि इसमें मान लो टोटल कितने लाइंस भर रहे हैं, 10 लाइंस भर रहे हैं, और हर एक लाइन का एरिया क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब प्लस कर सकते हैं। कि लाइन 1 का एरिया क्या होगा, लाइन 2 का एरिया क्या होगा, लाइन 3 का, इस तरीके से प्लस करोगे और टोटल करोगे तो क्या होगा, यही एरिया का इक्वल आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करते हैं। हमेशा क्या होगा कि यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब सिंपली अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें क्या करोगे, इसका एरिया निकाल लोगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, मतलब लाइन का एरिया कैसे निकलेगा, इसका लेंथ होगा, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, विड्थ होगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, L×B बनेगा एरिया के लिए। ये हो सकता है कि इसका ब्रेथ क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना। तो ये चीज हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। अभी लेंथ क्या है कि आपके पास चेंज होता रहेगा। तो चेंज कैसे कैसे होगा, तो ये जिसका ऐसा कर्व है उस कर्व के बेसिस पे चेंज। तो कर्व क्या होता है, किस तरीके से आप क्या करते हो, वैल्यू डिफाइन करते हो। कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, M1 से लेके 10 तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, तो ये एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होता है कि वैल्यू होता है L और B का, ये हमेशा चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके डिफरेंशिएशन इक्वेशन के बेस।
अब इसके बेस पे क्या होता है, इनके कुछ एप्लीकेशंस मतलब रियल वर्ल्ड में यूज केस इसका कहाँ पे करते हैं। तो पहला, कि अनसेफ जो भी रहता है उसका एरिया फाइंड कर लिए के लिए करते हैं। अगर आपका एरिया फाइंड होता है तो क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मैथ्स में। कि जो भी रियल वर्ल्ड में ना, कि अगर आप किसी का एरिया फाइंड कर सकते हो, उस एरिया के बेस पे आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोबेबिलिटी में भी दिखा सकते हो। और क्या कर सकते हो, उनके बेस पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो सारा काम एरिया के बेस पे हो जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा, इनका एप्लीकेशन पार्ट होता है कुछ। पहला एप्लीकेशन पार्ट डेरिवेटिव्स में देखेंगे, कि जब भी आप इसको क्या करते हो ना, एक बार डिफरेंशिएट करते हो, कि अगर बेसिक फॉर्मूला देखोगे तो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स एन, आप करते हो एक्स टू द पावर एन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो एन एक्स एन माइनस वन बनेगा। यही क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिलता है, तो अगर आप सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो तो जो उसका वैल्यू आएगा वो उस कर्व के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। कर्व मतलब जिस रेंज पे एक्स रखोगे, कि एक्स का वहां पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू उसी डेटा पॉइंट पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कि आपके पास एक एक्स है, कि मान लो टू है, टू टू द पावर आपने क्या किया, थ्री किया है। ठीक है। अब इसके बेस पे क्या होगा, कि आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो डिफ्रेंशिएट करें कितना आएगा, थ्री इंटू टू टू द पावर टू आएगा, है ना। अब ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, फोर ट्वेल्व, तो ये ट्वेल्व आएगा। और ये जो ट्वेल्व है और ये इक्वेशन है, ये क्या होगा, इस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। कि यहीं पे ये इक्वेशंस में क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो आपको मिनिमम फाइंड करना रहेगा। तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किसी भी चीज को। कि अगर आपके पास क्या है, एक पूरा लाइन है, ये मतलब मान लो कि ये एरर लाइन है, इस तरीके से आपके पास एरर है। या तो फिर एरर लाइन इस तरीके से भी हो सकता है कि एरर कहीं पे घटेगा बढ़ेगा, कहीं पे क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। आपको नहीं पता कि कहाँ पे कम होगा कहाँ पे नहीं। और यहाँ पे क्या है, कि आपके पास ये एरर है। और ये बोल सकते हो ये हमारे पास एम की वैल्यू है। कि आप एम की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो उसके बेस पे क्या होगा, एरर भी चेंज होगा। लाइन के इक्वेशन में देखें तो हमारा क्या होगा, कि मिनिमम एरर कहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है ना। अगर यहीं तक चाहे तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये मिनिमा है, कैसे पता चलेगा, ये पूरा ग्राफ देखेंगे तब पता चलेगा, है ना। तो ये ग्राफ का वैल्यू मान लो यहाँ से जीरो से स्टार्ट है, ट्वेंटी ट्वेंटी तक गया है। तो हम कितना रेंज लेना चाहते हैं, कि मान लो हम टेन तक लिए, तो टेन तक में जो मिनिमा होगा वो हमें मिल जाएगा किससे, डिफरेंशिएशन में। कि जैसे आप क्या करोगे, जीरो से टेन के बीच में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, लाइन इक्वेशन को। क्या होता है, कि ये हमारा था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो एम के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसको बोलते हैं इस तरीके से, कि एम एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एम एक्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये क्या होगा, एम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। और एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, तो जीरो से लेके टेन तक, है ना। इसका बेसिकली ये मीनिंग हो गया। अगर आप इसको सिंगल डेरिवेटिव करते हो तो इसका लोकल मिनिमा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आपको हर एक डेटा पॉइंट के लिए क्या करना होगा, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका पहला एप्लीकेशन पार्ट हो गया। दूसरा, अगर आप क्या करते हो, डबल डिफरेंशिएट करते हो। डबल डिफरेंशिएट मतलब कि एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आ गया, थ्री इज टू 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 दावर टू आ गया, है ना। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये पावर फिर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो थ्री पहले से था, इंटू ये टू जाएगा, इंटू टू होगा। तो ये कितना हो गया, ट्वेल्व। तो ट्वेल्व आ गया। तो यही बेसिकली क्या होगा, इसका मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वो मैक्सिमा बताता है, कि मैक्सिमम कितना जा सकता है डबल डिफरेंशिएट में। और हमारे पास क्या होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन में कितना जाएगा, तो वो मिनिमा बताता है। तो ये दो एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग इसी का सिर्फ यूज करेंगे। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से क्वेश्चंस पहले आता था, कि आपने क्या किया, एक बॉल को क्या किया, कि हवा में उछाला। देन क्या है, कि उसका जो वैल्यू क्या होगा, कि वो दोबारा क्या होगा, जमीन पे आएगा, है ना। जमीन पे आएगा तो वो दोबारा कितना मैक्सिमम जा सकता है हाइट पे, वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, इस तरीके का क्वेश्चन सुना है, फिजिक्स में ज्यादातर रहता है, 11 ट्वेल्थ में होगा। कि ये मैक्सिमम हाइट किया जा सकता है वो बताओ, और किस टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। कि ये किस टाइम में सबसे ज्यादा हो सकता है और किस टाइम में सबसे मिनिमम होगा, वो बताना है। एंड तीसरा, कि ये किस टाइम के बाद क्या होगा, कि जीरो हो जाएगा, ना ही इसका मैक्सिमम आगे बढ़ेगा ना ही मिनिमम। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं।
वो एक ही बार में मिल जाता है। तो आप क्या करते हो, वैल्यू सॉल्व करते हो, देन आंसर मिलता है। तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करोगे, जो ये इक्वेशन बन रहा है इसको सिर्फ आप डिफरेंशिएट करते हो। और जो डिफरेंशिएट करते हैं मिनिमा के लिए, उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है। वही एप्लीकेशंस में क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। ग्रेडियंट में हमेशा क्या होता है, दो चीज होती है ना। कि आपके पास क्या होगा, बाइनरी फॉर्मेट में होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, दो, अगर कलर के बेस पे बात करें तो दो कलर का क्या होगा, मिक्सर होगा। कि डार्क से लाइट पे होगा, लाइट से डार्क पे होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कि ग्रेडियंट में आप क्या करते हो, कि मैक्सिमम एरर से मिनिमम एरर की तरफ जा सकते हैं। कि मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहे हो, या फिर मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आ रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट ही कहलाएगा। डिसेंट क्यों कर रहे हैं, कि तो हम लोग मिनिमम पे ही तरफ जाएंगे हमेशा, इसीलिए क्या है, ये डिसेंट है। तो ग्रेडियंट आपको पता है कि क्या होगा, एटलीस्ट टू वैल्यू के बेस पे काम होगा। कि आपके पास मैक्सिमम एरर क्या है और मिनिमम कितना जा सकते हैं। तो वो क्या होगा, कि मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाएगा हमेशा। वो जाएगा तो वही हमारा क्या हो गया, डिसेंट हो। यही एप्लीकेशन हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। तो अलग अलग हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये ग्रेडियंट डिसेंट मैक्सिमम से मिनिमम की ओर कैसे जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर लूप में समझ सकते हो। अगर हम देखेंगे कि आपको क्या करना है ना, कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख लेते हैं। ठीक है। और क्या रख ले इसको, एम की वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ रख लेते हैं, सी की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख लेते हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, रेंडमली इनिशिएट होगा, आपको नहीं पता है तो। देन आपको एम और सी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो चेंज कितने से चेंज करना चाहते हो, तो हम इसको बोल देते हैं रेट। कि अगर चेंज होगा एम और सी, तो होगा 0.05 से चेंज होगा। ठीक है। और एक्स की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 20 है। अब इसके बेस पे हमारा वाई क्या होगा, ये इंटू होगा तो इंटू। अब यहाँ पे इसके बेस पे वाई क्या होगा, और मान लेते हैं हमारा जो वाई है, जो क्या है, गिवन वाई। एक प्रिडिक्टेड रहेगा, एक गिवन रहेगा। तो गिवन वाई हमारा कितना है, इसको बोलते हैं एक्चुअल वाई। ये चीज हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्टली सॉल्व करके निकालते हैं, बट हम क्या करें, एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहे हैं। कि मान लो एक्चुअल वायु कितना है, 24 है। अब इसी क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सारी चीजें पुट करेंगे और वायु को प्रिंट करके देख लेंगे क्या दिखना चाहिए। अब ये 21 आ रहा है। तो अब बताओ, एक्चुअल पे और प्रिडिक्टेड पे कितना डिफरेंस है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। अच्छा, सिर्फ वाई था ना। तो ये 3 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। आप इस एरर को रिड्यूस करोगे, तो अब बताओ इस इक्वेशन के बेस पे एरर कैसे रिड्यूस करोगे अब आप क्या करोगे, एम को एक बार चेंज करके देखो। कि मैं करता हूँ 1.3 रख दिया। अब दोबारा रन करके देखते हैं, तो 27 आ रहा है। तो 1.2 रख के देखते हैं, तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 1.6 रख के देखते हैं, 1.16 रख के देखते हैं, तो ये 24 समथिंग आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या अपडेट कर रहे थे, या तो एम अपडेट करेंगे या तो सी अपडेट करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई क्या होता है, गिवन होता है। अब ये जो अपडेट हो रहा था वो मैनुअली कर रहे थे। अब यही अपडेट को हम क्या कर सकते हैं, लूप में कर सकते हैं, है ना। तो लूप में कैसे करेंगे, और आई इन रेंज। तो ये रेंज ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे पता चलता है। कि हमें जो एम की वैल्यू या सी की वैल्यू लेनी है, किसके किसके बीच में ले सकते हैं। तो हम हमें अभी नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं, कि 1 से 3 के बीच में ले रहे हैं। 1 से लेके 3 के बीच में ले रहे हैं। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एम की वैल्यू चेंज करना था ना।
इसमें मिनिमाइज इपॉक्सी ले लेते हैं। कि हमने कितने इटरेशंस में किया था, कितने बार चेंज किया था इसको? 3 बार किया था ना, तो 3 बार में हमें क्या था, अप्रोक्स आंसर मिल रहा था। लेकिन ये 3 बार में ही आएगा ऐसा कोई फिक्स है? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक 3 बार चलाना है तो 3 बार, अगर आपको मल्टीपल टाइम चलाने तो मल्टीपल। तो अभी हम लोग 3 बार के लिए ले रहे हैं। अब इसमें तो ये नंबर आप चेंज करते हो, इसको बोलते हैं इपॉक्स। कि आप अपने लूप को कितनी बार चलाना चाहते हो वो नंबर यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि हम ये कितना इटरेशंस करवाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं इपॉक्स। ये सारा चीज का हमें इक्वेशन मिल जाता है कि इस तरीके से स्क्रैच से हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये इपॉक्स क्या है, नंबर ऑफ इटरेशंस। अब हमारे पास क्या होगा कि ये इक्वेशन होगा, है ना। अब इसके बेस पे क्या होगा कि जब भी एम होगा वो हर लूप में क्या होगा, बार बार चेंज होगा। और वो बार बार कितना चेंज होगा कि जो पुराना एम की वैल्यू था प्लस जो लर्निंग रेट रखेंगे, जो हमने रेट रखा था अगर याद होगा तो। रेट से क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लूप में हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली तो टाइप नहीं करेंगे। अगर टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हमने क्या किया कि 0.05 से क्या करना है, इंक्रीमेंट करते रहना, है ना। ये चीज हमने लिख दिया। और फिर क्या करेंगे, बार बार प्रिंट करके देखेंगे ये वाली वैल्यूज। प्रिंट एरर। ऑनलाइन ज्वाइन कर लो फिर। ऑनलाइन ज्वाइन करके देख लो। ये प्रिंट हमने लिख दिया। हाँ वो नेट चलेगा। हम्म। स्पीकर बंद कर लेना। ये स्पीकर तुम कर दो ना।
हो गया। अब इधर देखो, लैपटॉप में आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, इपॉक्स की कितने टाइम ऑफ इटरेशंस करवाना चाह रहे हैं, रेट, कि वो जो भी हमारे पास क्या होगा, एम की वैल्यू चेंज होगा, वो कितने रेट से चेंज होगा। तो मैंने 0.05 रखा था और एम की वैल्यू हमारा 1 था, है ना। अब इसको मैंने लूप में चलाया था और एम को क्या कर रहे थे, बार बार अपडेट कर रहे थे। एम में क्या कर रहे थे, रेट को प्लस कर रहे थे, अगर आप देखोगे तो। देन फिर हमने क्या किया, वही इक्वेशंस जो आप यूज कर रहे हो। फिर मैंने क्या किया, एक्चुअल वाई और प्रेडिकेट में क्या किया है, एरर पे स्टोर करवाया है ना। फिर मैंने क्या किया कि एम को और सी को प्रिंट करवाया, ताकि क्या हो कि आपको साथ ही साथ चेंजेस दिखे कि एम में क्या चेंज हो रहा है, सी में क्या चेंज हो रहा है। और उसके बाद मैंने क्या किया, एरर को प्रिंट किया है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, सेम लाइन पे लिख देते हैं फिर। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है कि जब फर्स्ट टाइम में एम की वैल्यू कितनी हो गई, 1.05 हो गया, तब सी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 था, सी नहीं चेंज हो रहा हमारा। एरर कितना था, 2 था। जैसे फिर हमारे पास 1.1 किया, तो हमारे पास क्या था, एरर कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे मेरे पास 1.15 हुआ, तो हमारे पास एरर क्या हो गया, 3 के पास चला गया। मतलब जो हमारा बेस्ट वैल्यू होगा, किसके किसके बीच में मिल सकता है, 1.1 और 1.5 के बीच में मिलेगा। कैसे पता चल रहा है कि इसके बाद ही हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इससे पहले जा रहे हैं तो क्या, इससे पहले भी जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, एरर इंक्रीज हो रहा है ना। बेसिकली यहाँ पे माइनस का वैल्यू है, इसको क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पे रख सकते हैं, एबीएस करके। तब आप क्या कर सकते हो कि जो रेंज रखोगे, किसका, एरर का, जो भी हमारे पास रेट होगा, वो इपॉक्स क्या होगा कि 1.1 के बेस पे ले सकते हैं। और कितने इपॉक्स ले रहे हैं कि मान लो 30 इपॉक्स ले रहे हैं, मतलब 30 टाइम इटरेट करेगा। तो जैसे आप इसको रन करोगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके से फिर से दिखेगा। अब इसमें आप देखोगे कि हमारा जो बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, वो किस में आ रहा है, 1.12 में। नहीं, ये हमारा आ रहा है 1.14 में। दिख रहा है कि जो एरर है वो कितना हो रहा है, मिनिमम 0.19 आ रहा है। तो ये कैसे पता चल रहा है, तो जो मैंने लर्निंग रेट था, 0.5 से क्या कर दिया, 0.1 कर दिया। और स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या रखा है, 1 से ही रखा है बाय डिफॉल्ट। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये रिड्यूस हो रहा है। अब इसमें से हमें एक बेस्ट एम मिल जाएगा, कि जो हमारा बेस्ट एम की वैल्यू होगी वो कौन सा होगा, 1.14, है ना। तो ये चीज हमारा क्या होगा, लूप में चलेगा ग्रेडियंट के अंदर। तो सेम यही कोड रहता है वहां पे भी, बट उसमें क्या होगा कि ऑप्टिमाइज वे पे रहेगा। तो उसमें फिर अलग अलग एल्गोरिदम्स होंगे किसके, ग्रेडियंट के, कि कौन सा ग्रेडियंट फिर फास्ट होगा। वो फिर क्या रहता है, आगे जाके फिर हम लोग देखेंगे। बाकी ग्रेडियंट कैसे वर्क करेगा वो पता चल रहा है कि लीनियर रिग्रेशन में वो जो बेस्ट फाइंड कर रहा था, वो इसी तरीके से फाइंड होता है। तो उसमें इसी तरीके से एक लूप चलता है डिफॉल्ट वैल्यू के बेस पे, और उसमें से जो बेस्ट मिलता है वो क्या करता है, आपको ला के दे देता है। ये बेस्ट कैसे पता चलता है, तो इसमें कंडीशंस लिख सकते हैं कि एरर, हम क्या कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल ले सकते हैं कि मीन एरर बोल सकते हैं इसको, कि मिनिमम एरर क्या होना चाहिए, कि ग्रेटर देन इक्वल टू, एक वेरिएबल बाहर ही ले लेते हैं, मीन एरर। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में रखते हैं 0, 0 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है कि मिनिमम एरर कितना होगा, तो हमने नन रखा है। देन जैसे फर्स्ट टाइम में क्या होगा, एरर कैलकुलेट होगा, तो उस एरर को क्या करेंगे, मिनिमम एरर मान के चलेंगे फर्स्ट टाइम के लिए। तो उसके लिए कंडीशंस क्या लिख सकते हैं,
तो हम लोग ये कंडीशंस लिख सकते हैं कि इफ मिनिमम एरर इज नन, अगर नन होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाले वैल्यूज को पुट कर सकते हैं कि उसमें क्या होगा, एरर आ जाएगा, है ना। दूसरा क्या रहेगा कि अगर उससे भी और भी कम आता है तो भी क्या आएगा, वो एरर वाली वैल्यू को मिनिमम रख देगा। अब ये मिनिमम में रख रहा है, इसके अलावा हमें क्या करना होगा, बेस्ट एम बोल सकते हैं, या फिर वहां पे क्या मिलता था आपको, कॉफिशिएंट बोलते थे, याद होगा तो। इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट इक्वल टू जीरो कर रहे थे अभी। और जैसे उसको बेस्ट एम मिल जाएगा, सॉरी बेस्ट मतलब मिनिमम एरर मिलेगा, तो मिनिमम एरर का ही हमें क्या चाहिए, एम चाहिए, है ना। तो क्या कर सकते हो, कॉफिशिएंट इक्वल टू एम कर सकते हैं। अब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, अच्छा नीचे वाले लाइन को हटा देंगे, तो आपके पास ये इपॉक्स को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं कि 30 की जगह पे क्या कर रहे हैं, 10 इपॉक्स रख रहे हैं, या फिर 6 इपॉक्स। तो ये 6 टाइम रन होगा, तो 1.4 था, तो ये मैं 0.2 कर लेता हूँ ताकि क्या हो, जल्दी से मुझे मिल जाए। तो 1.12 के बेस पे गया है, तो ये 10 इपॉक्स पे गई, ये हमने रन कर दिया, ठीक है। अब हमें बेस्ट कहाँ पे मिल रहा था, 1.14 पे मिल रहा था अगर देखोगे तो, या फिर बोल सकते हो 1.16 में, है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन में हमने स्टोर भी करवाया है, स्टोर करवाया था, हमारा बेस्ट एम कौन सा होगा, तो उसको मैंने किस में स्टोर करवाया था, कॉफिशिएंट में। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉफिशिएंट कॉल कर सकते हैं। तो कॉफिशिएंट में आपको क्या दिखेगा, 1.2, 1.2 की दिख रहा है, अच्छा। ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इसलिए तो आपको एरर क्या करना होगा, एब्सोल्यूट करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो क्या रहता है, एबीएस क्या करता था वो याद है ना। अब आप दोबारा रन करोगे ना, तो आपको क्या होगा, एक्चुअल आंसर मिलेगा। तो ये 1.14 पे क्या है हमारा, मिनिमम मिल रहा है। अब इसको मैंने क्या किया, लॉजिक अपना लगाया कॉफिशिएंट, और ये एबीएस क्यों किया, क्योंकि एरर चाहे नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, एरर हमारे पास था, तो उसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव साइन पे रखा है। तो ये समझ में आया ऑनलाइन वाले, कौन सा, मैं एक एक लाइन फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। इपॉक्स मतलब कि लूप कितना चलेगा, ठीक है। सेकंड क्या था, कि जो एम की वैल्यू होगी वो कितने रेट से चेंज होगा, क्योंकि मैनुअली तो चेंज करेंगे नहीं, तो ये क्या है, हमने एक रैंडम वैल्यू रखा है। थर्ड हमारा क्या है, कि स्टार्टिंग एम क्या होगा, कि यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक हमने क्या है, स्टार्टिंग एम 1 लेके चल रहे हैं। दूसरा, कि एक वेरिएबल लेके चल रहे हैं जहाँ पे क्या होगा, मिनिमम एरर स्टोर होगा, और उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉफिशिएंट मिलेगा, उसको कॉफिशिएंट में स्टोर रखेंगे। तो ये वेरिएबल्स हो गए। सेकंड हमने क्या किया, लूप स्टार्ट किया इपॉक्स के बेस पे, और ये हमारा क्या था, पहले हमने एम को अपडेट कर दिया। एम को अपडेट करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बेसिक फॉर्मूला है कि एम प्लस रेट, यही है। अब क्या होगा, ये इक्वेशन में पास होगा, तो ये हमारा प्रिडिक्टेड वाई का इक्वेशन होगा, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको वाई पे स्टोर करवा दिया, एक्चुअल वाई जो हमने पहले स्टोर करवा के रखा था, माइनस प्रिडिक्टेड वाई। ये बेसिकली क्या होता है, एरर होता है। तो ये मैंने इसको क्या किया, एरर पे स्टोर किया है ना। अब ये एरर पे स्टोर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये नन है या फिर मिनिमम एरर है। ये पहला इफ का कंडीशन आपको समझ में आया होगा, ये वाला, कि अगर मिनिमम एरर में नन है तो उसमें आप क्या पुट करोगे, एरर की वैल्यू, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, कि अगर पहले से मिनिमम एरर में कुछ वैल्यू है, कि मान लो मिनिमम एरर में वैल्यू है 2.3, अगर वो वैल्यू करंट एरर से, करंट एरर मान लो कि हमारा 1.4 है, अगर इससे छोटा है, या फिर 2.4 है, अगर इससे छोटा है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, अगर इससे बड़ा है तो क्या होगा, वो रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिकली कंडीशन है यहाँ। चलिए, जो आपने y इक्वल टू m गुना f गुना प्लस c गुना, बट इसमें x का मेथड है। सबसे ऊपर में किया था ना, याद होगा तो, इसके ऊपर वाले में तो यहीं पे एक्स था, एक्स और सी किया था, और एक्चुअल वाई भी किया था। तो इसको दोबारा अगर देखना चाहो तो यहाँ पे भी कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हमने एम डिफाइन किया था, यहाँ पे सी, और ये हमारा रेट, और हमारा एक्स और वाई।
एक्चुअल वाई ये था। ये चीज हमने एक सिंगल डेटा पॉइंट्स के बेस पे बताया। अब ये इक्वेशंस क्या होता है ना कि आपके पास हजार होंगे, लाख होंगे, उसके बेस पे क्या होगा, इटरेट होगा, और उसका जो एवरेज आएगा उसके बेस पे क्या बनेगा, फिर उसका इक्वेशन बनेगा। वो चीज ऑप्टिमाइज करके आपके पास कोड रहेगा। मतलब ये जो बेस्ट एरर वाला ये हमने जो लास्ट में लिखा है वो एक ही वैल्यू ला कर देगा, कौन सा? जो नीचे रन ये कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट था। हाँ, ये कोफिशिएंट जो हमें देगा कितना दे रहा है, 1.14। तो एम की वैल्यू 1.14 देखोगे तो यहाँ पे है। तो ये अगर एक यहाँ ही पे वैल्यू ला के देगा। हम्म, ये हमेशा एक ही वैल्यू ला के देगा बेस्ट वाला। हाँ, बेस्ट वाले ही ला के देगा। अगर आपको तीन चार रन है तो क्या करोगे, आप लिस्ट में अपेंड करके रख सकते हो, टॉप थ्री चाहिए तो टॉप फोर, तो फिर उसका आपका थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा। बट मुझे क्या चाहिए, बेस्ट से ही काम चलेगा। तो हमें इसी में क्या आ रहा है, मिनिमम एरर मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को रख रहे हैं। और मैंने सब चीज को क्या किया, साथ ही साथ प्रिंट करवा के दिखाया है ना। क्योंकि सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है कि सी हमेशा वन है। अगर उसको भी चेंज करना चाहे तो क्या कर सकते हो आप, उसमें भी लर्निंग रेट ऐड कर सकते हो, है ना। या फिर दूसरा रेट ऐड करना तो वो भी कर सकते हो। अब इसमें से दो चीजें आपको याद रखनी होगी कि ये नंबर ऑफ इपॉक्स कितना चलाएंगे। अगर मैंने इसको क्या करता, फोर ही चलाता, 10 की जगह पे मैं क्या करता, फाइव ही चलाता, तो क्या मुझे बेस्ट 1.14 मिलता। तो ये मुझे क्या देता, जो लास्ट का पार्ट था कि यही सबसे कम एरर है, तो यही क्या होगा, हमारा बेस्ट कॉफिशिएंट होगा 1.08 का। तो ये नंबर ऑफ इपॉक्स कितने होंगे, वो कैसे पता चलेगा। दूसरा, कि लर्निंग रेट हमें क्या रखना है, कि ये तो भी हम लोग क्या कर रहे थे, अपने हिसाब से रख रहे थे ना। तो बाय डिफॉल्ट ये कितना से इंक्रीज होगा, कितना से डिक्रीज होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यही दो पैरामीटर होता है जो आप क्या करते हो, ट्यूनिंग करते हो। ये एक्सपेरिमेंट का होता है, कि ये ना हमें पता होता है ना ही कोई इंजीनियर्स को। तो इसके बेस पे क्या करता है, इपॉक्स चला के देखता है, और इसी में टाइम कंज्यूमिंग होता है कोई भी मॉडल डेवलप करने में। ठीक है। तो नंबर ऑफ इपॉक्स कैसे जाएंगे, रेट कैसे होगा। और चूंकि हमारे पास एक डेटा है तो काम हो सकता है कि हम लोग लंबा लंबा रेंज रख सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या होगा, मिलियंस और बिलियन डेटा होगा ना, तो आप ये जो भी रेंज रखोगे वो क्या रखोगे, प्री डिफाइन रखोगे कि इतने से इतने के बीच में क्या हो सकता है, मिनिमम आ सकता है। क्योंकि अगर आप एक बार लूप चलाते हो ना, तो मिलियन ऑफ डेटा में क्या होता है कि आपके आवर्स भी लग सकते हैं, मिनट तो दूर की बात है, आवर्स, या तो फिर दिन भी लग सकते हैं, या तो फिर हफ्ते या महीने लग जाते हैं सिर्फ एक मॉडल को ट्रेन होने में, है ना। तो उसके बेस पे क्या होगा, या तो आपका कंप्यूटेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। अब इतने चीज वो कैलकुलेट करेगा लूप में, तो क्या होना चाहिए, कंप्यूटेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए। और डेटा भी ज्यादा है तो क्या होगा, और भी होगा। तो उसके बेस पे आप क्या करना चाहिए, जीपीयू मस्ट हो जाता है। कि जब भी आप जैसे जैसे क्या होता है डेटा में काम करना स्टार्ट करते हो, वॉल्यूम बढ़ते जाता है, इक्वेशन बढ़ते जाते हैं, उसके बेस पे क्या होता है, कंप्यूटेशन ज्यादा लगता है। इसीलिए हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में फिर क्या होगा, ये कैलकुलेट नहीं हो पाता, मतलब ये टाइम ज्यादा लेगा, कैलकुलेट तो हो जाएगा बट क्या होगा कि जहाँ पे उसको 1 मिनट लेना चाहिए वहाँ पे 1 घंटा लेगा। तो हमारा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वो चीज़ को हटाने के लिए हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो अच्छे से कोड को ऑप्टिमाइज करके लिखो, या तो हार्डवेयर को इंक्रीज करो। अगर आप हार्डवेयर इंक्रीज नहीं कर सकते तो क्या करोगे, ऑप्टिमाइज कोड लिखेंगे। एंड देन ऑप्टिमाइज कोड क्या होगा, एक लेवल तक ही होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, हार्डवेयर ही आपको लगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गूगल कूलैब का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्या देता है, जीपीयू अच्छा खासा देता है, रैम भी अच्छा खासा देता है, इसीलिए इसका यूज कर ये सोचते हैं आप रहे हैं। VS कोड तो आपका लोकल यूज करता है, आपका लैपटॉप का जितना रैम रहेगा ना उतना ही VS कोड रन कर सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे नोटबुक पे, तो ये एटलीस्ट 12 GB का क्या देता है, रैम देता है ना। और हार्ड डिस्क देता है अच्छा खासा, वो SSD में रहता है, और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो, जीपीयू भी इनेबल कर सकते हो। तो आपके पास ग्राफिक्स कार्ड का भी हो जाता है 16 GB का। तो ये क्या होगा कि आपका स्पीड हो। ये चीज था कि आप कैसे रिड्यूस करते हो, और ये जो आपने देखा, यही हमारा क्या है, ओएलएस मेथड की तरह यूज होता है। कि ये वैल्यू क्या आना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है, तो ये मिनिमम जहाँ पे भी वैल्यू मिलेगा वो आपको ला के दे देगा। और ये हमारा ओएलएस का था। अब इसके बेस पे एक्यूरेसी चेक कर रहे थे, तो R2 स्कोर का किसी ने पूछा था, वो बता देते हैं। कि जैसे आपके पास जो मॉडल है, आपने ये मॉडल बनाया, पिछले क्लास वाला मैं दिखा रहा हूँ, देन उसका मैंने एरर चेक किया था तो 0.51 आ रहा था, है ना। देन R2 स्कोर क्या करता है, कि जो एक्चुअल वाई होता है, उसको बोलते हैं वाई ट्रेन, वो हमारा क्या था, एक्चुअल वाला वाई। ठीक है। और सेकंड हमारा क्या था, प्रिडिक्टेड वाई।
अब ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो मीन स्क्वायर एरर से तो हमने निकाल लिया। अब इनके बीच का रेशियो भी अगर निकालना रहेगा तो आर टू स्कोर का यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे सेम चीज हमने इसमें भी पास किया। अब ये क्या करेगा, इनके बीच का रेशियो ला के देगा कि एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई के बीच का जो लाइन बन रहा है वो कितना एक्यूरेटली बन रहा है, इस तरीके से कि कितना डेटा पॉइंट कवर कर पा रहा है। तो अगर वो 50 बोल रहा है, जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है, 61 बता रहा है, तो 61 का मतलब बोल सकते हो आप कि ये जो लाइन का इक्वेशन बन रहा है उसमें से जो डेटा होगा वो 61 डेटा पॉइंट्स क्या होगा इस लाइन में आएंगे, और 40% डेटा क्या होगा इस लाइन के बाहर होगा। ये आर टू का क्या होगा, वेरिएंस के बेस पे कैसे। तो एक तरीके से बोल सकते हो क्या, एक्यूरेसी, है ना। बट अगर टेक्निकली बोले तो इसको बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलते थे, याद होगा तो। टेक्निकल इसको वेरिएंस। आर टू स्कोर को ही तो क्या बोलते थे, डिटर्मिन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते थे, जो वेरिएंस होता था कि एरर का वेरिएंस कितना है। अगर मिनिमम है तो क्या होगा, आर टू स्कोर ज्यादा होगा। अगर मैक्सिमम है एरर तो क्या होगा, आर टू स्कोर मिनिमम। तो यही बेसिकली हमें यहाँ तक एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या, एक्यूरेसी है, या फिर बोल सकते हो वेरिएंस ऑफ एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड। ये लाइन आप ऐड करो। अगर एक्यूरेसी ऐड कर रहे हो तो बहुत लोग क्या समझते हैं, परसेंटेज। उसकी जगह पे आप क्या ऐड ऑन करोगे, वेरिएंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये समझ में आया सार्थक, कि ये बता रहा है हम्म। तो यही चीज, क्या चीज, क्या चीज बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी। बताओ। एक, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। बताओ। बाकी कोई नहीं, एक बार आपका लास्ट में भी डाउट देख लें। बाकी आवाज जा रही है सबको। सर आप अब आवाज जा रही है। सर आपने मैक्सिमम 30 की आवाज करते क्या जा रही है। हैं तो बहुत आवाज करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा हमारा दे मैं भी आपको कुछ दे रहा हूँ। अभी भी अब देखो एक बार व्हाट्स में क्यों माइक तो ओपन करोगे तो होगा ही ना। अब सही है। ये देखो ये हो गया। तो ये तो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा काम तो हो रहा है आगे थोड़ा देखना है। है। ये जो हम लोग पहले बनाए थे ना, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस का y इक्वल टू mx प्लस c का, ये वहां से आया है। कि ये चीज हमारा यहाँ से आया, मॉडल डॉट फिट करके एक्स ट्रेन वाई ट्रेन किया था वो। ये चीज हमने पिछले क्लास में किया था, अगर याद होगा तो। बस हमने यहाँ पे अभी नेम अलग अलग रखा है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना दोबारा, बताइए कि हमारा ये एक्स था और ये वाई था। अब इसके बेस पे मैंने क्या बनाया था, लीनियर रिग्रेशंस यूज किया था। अब इसको मैंने क्या कहता, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन मतलब टेस्टिंग और ट्रेनिंग में स्प्लिट किया था। उसके लिए हमारे पास क्या था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड था। ये सिर्फ क्या करता है ना, आपके डेटा को रेशियो में डिवाइड कर देता है कि 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए रख देता है और टेस्टिंग के लिए 20%। कैसे पता चलता है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, टेस्टिंग साइज दिया था 20%।
तो इस तरीके से वो डिफाइन कर देगा। तो ट्रेनिंग में हमारा क्या होगा कि एक्स भी होगा और वाई भी होगा, और टेस्टिंग में भी क्या होगा, एक्स होगा और वाई होगा। तो हमने इसको नेम अलग अलग दिया है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। यही नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ताकि क्या हो, आपको याद रहे अलग अलग नेम के पीछे। ठीक है। अब इसको मैंने सिर्फ क्या किया है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ मैंने क्या किया, मॉडल डॉट फिट और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को यूज किया। ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है, ट्रेन हो जाता है, अब क्या करते हैं, प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दिया, एक्स ट्रेन मतलब ट्रेनिंग के टाइम में हमारे पास क्या होगा, उसका मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और क्या क्या, ट्रेनिंग टाइम का एरर यहाँ पे देख लिया। सर जो ऊपर हमने दो वेरिएबल में एक को लेकर सेट करिए, कौन कैसे से, होंगे? कौन से वेरिएबल पे? दो वेरिएबल है ना हमारे पास, एक्स है, वाई है, यहाँ पे चार वेरिएबल है। चार वैल्यू, उसमें हमने एक ही वैल्यू सेट करी। एक्स, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ना हमेशा फोर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसके रिटर्न कितने हैं, फोर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो फोर वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फोर अलग अलग वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो। तो मल्टीपल वेरिएबल एक ही साथ लिखने कैसे लिखते थे, कॉमा के बेस पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा के बेस पे सिर्फ अलग अलग लिखा है, ठीक है? कि एक्स ट्रेन एक वेरिएबल है, कॉमा, एक्स टेस्ट अलग वेरिएबल है, कॉमा, वाई ट्रेन अलग वेरिएबल है, और वाई टेस्ट क्या अलग वेरिएबल। अलग अलग बनाया क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो हमेशा चार वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चारों को हम क्या करें, अलग अलग वेरिएबल नेम पे ही स्टोर करवा दे रहे हैं बस। क्योंकि हर एक फंक्शन में क्या होता है, रिटर्न लिखा हुआ रहता है। अब रिटर्न में आप क्या करते हो, सिंगल वैल्यू भी प्रिंट करवा, रिटर्न करवा सकते हैं और मल्टीपल भी। तो वो क्या, ये क्या कर रहा है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा ये एक्स वाई, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं इसके। है। ये एक्स और वाई हमने यहाँ से बनाया था, भूल गए क्या? ये भूल गए कि जो हमने कल डेटा लिया था, डीएफ, डीएफ 1, रन नहीं किया क्या, रन ऑल कर लेते हैं। तो डीएफ 1 हमारे पास क्या था, डेटा था, अगर याद होगा तो, हाउस प्राइस का। प्राइस, वाई का प्राइस दे देते हैं आपको, एक्स में सारे कॉलम दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से दिखा था कि हाउस के अलग अलग कॉलम है और उसके बेस पे प्राइस क्या था वो दिया हुआ। तो ये चीज आपका, मैंने क्या किया था, इन चीजों को एज ए एक्स डिफाइन किया था, और प्राइस हमारा क्या बन गया था, वाई। तो इसको अलग अलग क्या किया था हमने, वेरिएबल पे स्टोर किया था। तो जिसमें एक्स स्टोर किया था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सिंगल वेरिएबल पे था ये। तो मैंने उसको फिर क्या किया था कि एक्स में सिर्फ कौन सा वैल्यू नहीं होगा, तो प्राइस नहीं होगा। तो हम लोग उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो एक एक कॉलम का नेम डिफाइन कर दो, या तो सिंगल कॉलम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ड्रॉप किया, अगर देखो। ठीक है। देन फिर हमारा नेक्स्ट क्या था कि वाई क्या होगा, तो प्राइस ही होगा सिर्फ। तो इस तरीके से सिंगल कॉलम भी डिफाइन करते हैं, अगर याद होगा तो, है ना? तो वाई में हमने क्या डाल दिया, ये। अब इसी चीज को यहाँ पे डाला हमने, और कुछ नहीं किया, एक्स और वाई। अब इसी चीज को क्या किया, स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग और टेस्टिंग। एंड देन ट्रेनिंग को हमने क्या किया, ट्रेन कर दिया है। ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या लिखते थे, मॉडल टू डॉट फिट और ट्रेन की वैल्यू डालते, ये ट्रेन हो गया। अब ट्रेन होने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस क्यों कर रहे थे, ताकि जो एक्चुअल वाई था और प्रिडिक्टेड वाई था उसके बीच में कंपेयर कर सके, है ना? कि मॉडल डॉट प्रेडिक्ट लिखा और एक्स ट्रेंड ही पास किया। एक्स ट्रेंड क्यों पास कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, वो क्योंकि हमें अभी ये ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग टाइम में क्या एरर होगा वो देखने के लिए। आपके पास बेस्ट एग्जांपल अगर देखना चाहो तो एक हमारे पास वेबसाइट होता है, प्ले ग्राउंड। ये मान लो हमारे पास क्या है, लीनियर रिग्रेशंस का ही मान के चल रहे हैं अभी, कि ये लीनियर रिग्रेशंस का है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से इपॉक्स, इपॉक्स बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ रिटेक्शन। आप इसको रन करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ट्रेनिंग लॉस और टेस्टिंग लॉस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे, मैं लीनियर ना करके मैं कोई और डेटा ले लेता हूँ, ताकि क्या हो, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास टेस्टिंग लॉस दिख रहा है और ट्रेनिंग लॉस दिख रहा है। तो ट्रेनिंग वाला जो हम लोग प्रिडिक्ट किए थे ट्रेनिंग डेटा से, उसका एरर कितना है, और टेस्टिंग में कितना एरर है, वो दोनों। अगर ये दोनों अप्रोक्स जीरो के आसपास मतलब वो परफेक्ट मॉडल है, अगर ये जीरो नहीं है मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। या फिर दोनों अगर सेम आ रहा है मतलब क्या है कि ये क्या है, एक जनरलाइज मॉडल है। तो ये कैसे होता है कि आप नंबर ऑफ एपॉक्स रन करते हो उसके बेस पे होता है।
अगर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिखा है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी फिर से बढ़ा दे, और इसमें क्या करेंगे, लेयर अभी बाय डिफॉल्ट ये लेयर ऐड कर देंगे। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ये दिख रहा है, ये जो हमारे पास क्या है, ब्लैक लाइन है, वो किसका है, टेस्टिंग का है। और जो हमारे पास क्या है, कि नीचे वाला है, कि ट्रेनिंग में वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन क्या है, टेस्टिंग में वो एरर बहुत ज्यादा दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरफिट मॉडल है। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल रहा है क्या, विजुअल्स के थ्रू। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, अगर अपना देखोगे ना, जो हमने यहाँ पे किया है। पहले हमने क्या किया, ट्रेनिंग का लिया, और ट्रेनिंग का एरर देखा कि एक्चुअल में ट्रेनिंग में वाई क्या था और प्रिडिक्टेड क्या था। तो वो दोनों बीच का डिफरेंस। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग लॉस। जो आपको दिख रहा था, मतलब ट्रेनिंग लॉस कम है, जिस तरीके से वहां पे दिख रहा है। दूसरा फिर हमने क्या किया, प्रिडिक्ट टेस्टिंग के लिए किया कि एक्स टेस्ट डाला, अब उसके बेस पे क्या किया, उसका एरर निकाला। तो ये टेस्टिंग का एरर हो गया। अब देखोगे ना, अप्रोक्स दोनों का एरर सेम आ रहा है। ये एरर जो है ना, ट्रेनिंग के टाइम में 51 था, और टेस्टिंग वाले में भी क्या था, अप्रोक्स 50 के पास, ये 55 है ना। तो अप्रोक्स सेम है, मतलब ये क्या है, जनरलाइज मॉडल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, एक जनरलाइज मॉडल को पहचान लेते थे। यही चीज आपको यहाँ पे प्लेग्राउंड में देखोगे तो यहाँ पे भी दिखेगा कि अगर ये जनरलाइज मॉडल नहीं है, तो ये क्या होगा, परफेक्टली फिट नहीं होगा, दिख रहा है। तो ये परफेक्टली फिट नहीं हो पा रहा है, चाहे आप कितना भी नंबर ऑफ इपोक्स चला लो, कोई भी क्या होगा, फिट नहीं होगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप लर्निंग रेट इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कि और मैथड्स है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट इसके बेस पे क्या कर सकते हो, न्यूरल नेटवर्क बढ़ा सकते हो। ये हमारा डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप देखोगे। आपको दिख रहा है, अब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो सेक्शन है ना, इसमें अगर आप फोकस करोगे, तो ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है। और जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है, आपको इस ग्राफ में क्या होगा, कि आपका ये मॉडल फिट होता हुआ नजर आएगा। ये क्या कर रहा है, इस वाले पे, डेटा पे फिट हो रहा है अच्छे से। तो ये क्या हो गया, विजुअल्स फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कि ये कैसे फिट हो रहा है मॉडल। कि ये अलग अलग दो कलर में क्या कर रहा है, सेपरेट कर पा रहा है किसको, ब्लू वाले को, और क्या है, ऑरेंज वाले को। तो ऑरेंज वाले को भी क्या कर रहा है, अच्छे से सेग्रीगेट कर पा रहा है कि ऑरेंज को ऑरेंज में रखा हुआ है, और ब्लू वाले को ब्लू वाले में ही रख पा रहा है। तो ये क्या होगा, अच्छा सेपरेटर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस्ट मॉडल। तो इसको ट्रेन करने में कितना एपॉक्स लग गया, 390 अप्रोक्स, मतलब 400 के आसपास में एपॉक्स चला। तो ये क्या हो गया कि इतना, और ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये आगे जाके देखोगे, ये क्या होता है, कि एक लाइन इक्वेशंस के बेस पे जब सॉल्व नहीं होता है, तो ये इतने लाइन ऑफ इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं। हर एक न्यूरॉन क्या होता है, लाइन इक्वेशन होता है। हर एक का अपना क्या है, लाइन इक्वेशन। तो आपने कितना लाइन इक्वेशन यूज किया है, तो जितना आपके पास यहाँ पे न्यूरॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। ये वाई इक्वल टू एम एस प्लस, कि आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके। कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो क्या कर सकते हो, इसको तीन छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन भी तो खींच सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन पे तो बन जाएगा। लेकिन आपका स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से कर्व है, तो सिंगल लाइन पे आप क्या स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हो ये। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो आपने एक ही चीज को क्या किया, मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर दिया है। और हर एक लाइन क्या है, अगर देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, 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 और स्ट्रेट लाइन, और सबको लास्ट में क्या किया, कंबाइन कर दिया। यही चीज यहाँ पे हो रहा है, कि ये प्रॉब्लम हमें क्या है, कि एक स्ट्रेट लाइन पे सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है, तो हमने क्या किया, इस पे मल्टीपल लाइन ऐड किया है, और सबको क्या किया, आपस में ऐड ऑन कर दिया। तो ये चीज हम लोग आगे देखेंगे, बट आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किस तरीके से टेस्टिंग और ट्रेनिंग एरर यहाँ पे क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। ये समझ में आप लोकेश। बाकी ये चीज डिटेल में आगे देखेंगे, ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। बट ये सारा चीज हम लोग अभी देख लेंगे। लर्निंग रेट आपने देखा, इपॉक्स आपने देखा, देन आप देखोगे रेगुलराइजेशन, कि अगर आपका मॉडल अंडर फिट या ओवर फिट हो रहा है, तो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलराइजेशन। कि आप क्या करो, रेगुलेट कर रहे हो। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, कि आपका मॉडल अंडर फिट या ओवर फिट हो रहा है, या फिर आप बेसिकली बोल रहे हो कि हम क्या करें,
कि कुछ ना कुछ रेगुलेटरी एक्शन ले रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है? बताओ। रेगुलेटर रेगुलेटर का वो होता है ना, करंट कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए। कि ना ही ज्यादा हो ना ही कम हो। तो ये हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे? शायद ज्यादा अंडर फिट भी ना हो और ज्यादा ओवर फिट भी ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उस मॉडल को थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा। तो रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे रेगुलेट क्या है, रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि रेगुलराइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होगा, कि अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग को कंट्रोल करेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके तीन मेथड आते हैं। एक आता है रिजिड, लेसो और इलास्टिक नेट, ठीक है। ये क्या आता है? लीनियर रिग्रेशन का ही वेरिएंट है। अच्छा, क्लासिफिकेशन का ना, बट कोई नहीं, देखते हैं इधर क्या। कल कौन सा डे है? फर्स्ट डे है ना। फ्राइडे का भी आप लोगों का क्लास रहेगा, ठीक है, इस वीक फ्राइडे का क्लास क्लास होगी। उसके बाद में तो हम लोग क्या करते हैं वहीं पे? क्या देख रहे थे हम लोग? क्लास क्लास हाँ। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि आप अपने, अगर मॉडल हमारा अंडर फिट हो जाता है या ओवर फिट हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। रेगुलराइजेशन मतलब क्या होगा? कुछ एक ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड करोगे जिससे के बेस पे क्या होगा कि आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो कि एम और सी तो क्या होगा, हमारे इक्वेशंस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस की 20, एम एक्स प्लस सी के बेस पे क्या होगा? कंट्रोल होगा। दूसरा, उसमें आप कुछ ना कुछ एरर पॉइंट रखना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले, हाँ, कुछ टॉपिक्स के लिए अच्छा, कुछ टॉपिक्स के लिए नहीं। तो हमें क्या क्या करना होगा कि रेगुलराइजेशन कब यूज करोगे? अंडर फिट में तो यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे अंडर फिट के लिए? क्योंकि मुझे उसको इम्प्रूव करना है ना, तो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे। बट आपके पास क्या है कि क्या ओवर फिट हो गया है? ओवर फिट मतलब टेस्टिंग के टाइम में कि वो क्या कर रहा है, रट जा रहा है। मतलब एरर सिंपल सा अगर देखोगे, ट्रेनिंग में वो अच्छे से क्या कर रहा है, ट्रेन हो रहा है, मतलब उसका क्या होगा, ट्रेनिंग के टाइम में एरर कम होगा, जीरो होगा। और हमें पता है कि अगर जीरो एरर है या फिर मिनिमम एरर इस तरीके से दिख रहा है, और मार्केट में हमें पता है कि कभी भी किसी भी चीज का मिनिमम एरर होता ही नहीं है, जीरो, है ना। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि जो हमारा एरर है वो क्या हो, कभी भी जीरो ना हो, ये चाहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा बता सकते हो? कि एरर जो है वो जीरो ना हो, वो कैसे पॉसिबल होगा बता सकते हो? इसमें आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो ना, कि मैंने वन ऐड कर दिया तो ये कभी जीरो होगा? कांस्टेंट 1.5 ऐड कर दिया, मतलब आप एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हो। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, यही रेगुलराइजेशन है और कुछ नहीं। ये समझ में आया? इसको मैंने एक सिंपल वर्जन में बताया। अब एरर होता क्या था, एरर कैसे निकालते थे? एरर वो मेन स्क्वायर कि एरर वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये रहता था, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। और ये हमारा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कहाँ से आएगा? जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, डी वाई बाई डी एक्स करते हो, तो ये पूरा एक इक्वेशन की तरह दिखेगा। कि सिंपल अगर एक टर्म में देखेंगे तो ये चीज चाहिए हमें मिनिमम। और ये क्या है कि एक्चुअल आई और प्रेडिक्टेड वाई के बेस पे यही चीज इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिखे। आपको ज्यादा इक्वेशंस पे फोकस नहीं करना, बस इतना बताओ ये चीज हमने अभी तक देखा है या नहीं देखा है जो मैंने किया है। कि ये एन का एन क्या है, डेटा पॉइंट्स। कि एक से लेकर 100 डेटा पॉइंट तो 100 तक जाएगा। ये 1/n है और ये हमारा वैल्यू, है ना।
यही हमारा क्या होता है, इसी को या तो कॉस्ट फंक्शन बोलो, तो क्या बोल सकते हो, कॉस्ट फंक्शन, एरर फंक्शन, या फिर लॉस फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। ये चीज हमें याद है, मैंने बोला कि आप ये जो क्या कर रहे हो, नंबर ऐड कर रहे हो कांस्टेंट, वो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक नंबर लिया जिसको क्या हमने बोला है, लैम्डा। क्या आप एक लैम्डा लोगे, लैम्डा क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो आप बाहर से यूज करोगे। ठीक है, एंड देन इसके बेस पे देखोगे ये क्या कर रहा है कि डब्लू है। डब्लू किसको बोलेंगे फिर, कि यहाँ पे जो इक्वेशंस में डब्लू है वो उसको किसको बोल सकते हैं। तो आप प्रिडिक्टेड वाई का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो। हाँ, सार्थक बताओ, प्रिडिक्टेड वाई का फॉर्मूला क्या था, मॉडल जिससे फिट कर रहे थे। एक्चुअल वाई। इसी के बेस पे तो निकल रहा था ना वाई प्रिडिक्टेड, है ना, इसी के बेस पे निकल रहा था हमारा प्रिडिक्टेड वाई। अब यहाँ पे जो एम है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एम को डब्लू बोला है, वेट ऑफ वन, और सी को यहाँ पे बोलते हैं वेट ऑफ जीरो। अगर एक ही है, एक ही कॉलम है तो वन होगा, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ कॉलम है तो ये कितना जाएगा, एन नंबर तक जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि एम को क्या बोल रहे हैं, डब्लू वन बोल रहे हैं, और सी को डब्लू जीरो। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, आगे जब हम लोग डीप लर्निंग में जाएंगे ना, इसी को बोलते हैं बीटा नॉट, बीटा वन, और बीटा नॉट। बीटा नॉट किसको बोलेंगे, मतलब बी जीरो बोल सकते हैं, बी जीरो किसको बोलते हैं, सी को बोलते हैं। बीटा वन किसको बोलते हैं, तो डब्लू, डब्लू सॉरी एम को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से उसको पुकार रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रिसर्च पेपर में है, क्योंकि रिसर्च पेपर में जो चल रहा है वो देख रहे थे। और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस लेके क्यों चल रहे थे, क्योंकि बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। ये जो बचपन से पढ़ रहे हो वो डब्लू, जो मशीन लर्निंग में हम लोग देखते हैं या फिर हाइपोथेसिस में देखते हैं, और बीटा जो डीप लर्निंग में क्या है, एक्सपर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो सबका क्या है कि अपना अपना तरीका होता है। तो एम को हम लोग किस किस नेम से जान सकते हैं, डब्लू से जान सकते हैं, और बीटा से जान सकते हैं, बीटा वन से जान सकते हैं, डब्लू वन से जान सकते हैं। सी को किसके किससे नेम से जान सकते हो, डब्लू जीरो और बीटा जीरो। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी आप कोई भी ब्लॉक पढ़ोगे तो इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है, आपको ये पूरा इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हमने लैम्डा ले लिया है, और डब्ल्यू हमारा क्या था, वेट था, कि हर एक डब्ल्यू क्या होगा, एम की वैल्यू होगी, वही क्या है, यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हमने क्या किया कि रेंडमली ये वैल्यू ऐड किया है, या इसके पीछे का कोई लॉजिक होगा। इसके पीछे अगर कोई देखेगा तो लॉजिक के बेस पे ही उन्होंने क्या किया होगा, एड ऑन किया होगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ये पहला जब आप इस तरीके से क्या करते हो, सिर्फ एब्सोल्यूट डब्ल्यू लेते हो, तो हमारा होता है लेसो। लेसो को दूसरा नेम क्या होता है, एल वन, जिसका नाम क्या है, लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर्स। आवाज नहीं जा रही क्या, अब आवाज जा रही है, अब आवाज जा रही है। सर माइक्रोफोन सही से काम नहीं कर, तो लैपटॉप के बेस पे ही दिक्कत है। अब आवाज जा रही है सार्थक। बताओ, यस सर। कहाँ तक लास्ट आवाज जा रही थी बताओ, उसके बाद का मैं समझाता हूँ। सर आपकी आवाज तो आ रही थी, समझ नहीं आ रहा। हम्म, क्योंकि पिछले क्लास में कौन कौन था, देखो जो ये बेसिक्स है ना, वो आपको डेली रिवाइज करोगे तभी समझ में आएगा धीरे धीरे। क्योंकि आगे हमारा क्या हो रहा है, पुराना इक्वेशंस को ही लेके चल रहे हैं। अगर मैं एक बार फिर से अगर समझाना चाहूँ, तो सिंपल आपके पास ये था कि आप क्या करते हो, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो,
वो दोनों का माइनस करते हो। अगर आपके पास माइनस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे प्रिडिक्शंस के बेस पे काम कर रहे थे। अगर प्रिडिक्शंस के बेस पे काम कर रहे हैं तो आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशंस पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। एक हमारे पास कॉलम होता था वाई, और एक हमारे पास क्या होता था, प्रिडिकेट वाई। ये होता था गिवन, और ये इक्वेशन के बेस पे क्या करते थे हम लोग, निकालते थे 1 3 2 5 3 6, इस तरीके से वो दिखता था, है ना। अब ये दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालते थे, याद है सार्थक? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते थे, बेसिकली माइनस ही तो करते थे। तो वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड ये करते थे। अब मैंने बताया था कि जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशंस पढ़ रहे थे, तो बेस्ट डिफरेंस जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो कौन सा इक्वेशन के बेस पे हो रहा था, तो वो स्क्वायर के बेस पे हो रहा था, अगर याद होगा तो। याद है हर्षिता कि ये एक हमारा क्या बन रहा था, वेरिएंस का फॉर्मूला बन रहा था, अगर याद होगा तो। अब ये क्या था, हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए कुछ ना कुछ आएगा। इसके लिए 2 आ गया मतलब 4 आ गया, इसके लिए क्या होगा 9 आ गया, इसके लिए क्या होगा 9 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग वैल्यू है। अब इसको सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, बता सकते हो? इसका मीन निकाल दो। तो इन तीनों का मीन निकालने के लिए आप क्या करते हो, जितने डेटा पॉइंट्स हैं उससे डिवाइड करते हो। तो 1/n हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, कि n डेटा पॉइंट्स है तो डिवाइड कर। अब यही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये बताओ कि ये चीज यहाँ पे क्या है आपके पास लिखा हुआ है, सबमेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐड ऑन करने के बाद ही डिवाइड करते हैं। ये समझ में आ रहा है सार्थक, ये वाला जो मैंने पिंक लाइन। तो ये चीज हमारा क्या था, एरर फाइंड करने का, तो इसको बोलते थे एरर। ठीक है। और इसी एरर को बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन या फिर लॉस फंक्शन। ठीक है। अब हमें क्या करना था, इसी चीज को मिनिमाइज करना था, और कुछ नहीं। मिनिमाइज कर रहे थे, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ग्रेडियंट का यूज कर रहे थे, अगर याद होगा। और हमने अभी लूप में चला के दिखाया था ग्रेडियंट का। आप सिर्फ क्या करते हो, एम और सी की वैल्यू को बार बार चेंज करते हो और कुछ नहीं, वही हमारा ग्रेडियंट था। दूसरा चीज, अगर आपके पास क्या होगा, ओवरफिट हो गया मॉडल, कि अंडरफिट में हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को फिर से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आगे जाके करेंगे। बट क्या करेंगे, डेटा को फिर क्या करेंगे, इंक्लूड कर रहे थे तो मॉडल इंप्रूव हो रहा था। अब हमने क्या किया कि एन नंबर ऑफ कॉलम से ऐड कर दिए, 100 नंबर। अब इसके बेस पे जो हमारा एक्यूरेसी आने लगा वो 100% आने लगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करते हैं, कि आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग का दोनों का एरर देख लोगे, वो दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। दूसरा, प्रिडिक्शंस करके देखोगे कि एक्चुअल वाला सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। देन R2 स्कोर देख प्रिडिक्ट कर लेंगे। फिर हमने R2 स्कोर देखा था कि ट्रेनिंग का जो R2 स्कोर था वो, और टेस्टिंग का R2 स्कोर था, मतलब एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी सेम सेम आ रहा है या दोनों का नहीं आ रहा है। अगर अलग, क्या, जैसे हमने ट्रेनिंग दिया होगा ना, तो ट्रेनिंग कैसे देते थे, फिट करके, मॉडल डॉट फिट करके, है ना। तो जैसे आप मॉडल डॉट फिट करते, और इसमें क्या पास करते थे, जो ट्रेनिंग के लिए डेटा था तो वो पास कर दिया एक्स ट्रेन, जो वाई के लिए था वाई ट्रेन पास कर दिया। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, डेटा पास करते थे, ये ट्रेन करके हमें दे देता था। अब हम क्या करेंगे कि जो भी मॉडल था उससे क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करके मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लिखते थे। अब प्रिडिक्ट में क्या करेंगे ना, जो यहाँ पे वाई पास किया था इसी का प्रिडिक्शन करके देखेंगे जो यहाँ पे एक्स ट्रेन में पास किया था, एक्स ट्रेन। ऐसा क्यों करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए कि एक्चुअली में इसका वाई हमारे पास गिवन है, एक्स ट्रेन का वाई हमारे पास क्या होता था, बताओ। एक्स ट्रेन का वाई हमारा क्या होता था, गिवन होता था। जैसा फाइव तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज गिवन है उसी के बेस पे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल वाई गिवन होता था, इसी को हमने प्रिडिक्ट करके देख लिया, और इसका हमें प्रिडिक्टेड वाई भी मिल गया। अब ये दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे। तो ये चीज, इसके बाद का प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे किया, जो ये इक्वेशन बनता है। ये समझ में आया सर तक? क्रॉस चेक करने के लिए हमने इसी वैल्यू ट्रेन, जिसको ट्रेन किया था ना उसी से क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करके देख रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, क्रॉस चेक कर सके। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जिसे आपने ट्रेनिंग दिया वो एक्यूरेसी क्या आ रहा है, 100% आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा,
कि एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होगा। अगर एक्यूरेसी 100% है मतलब क्या है, एरर जीरो है। और रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जिसमें क्या एरर फ्री हो, है ना। 100% प्योर नहीं होता, तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ ना कुछ एरर ऐड ऑन करोगे। तो एरर आप क्या कर सकते हो। हाँ। हाँ, तो कुछ ना कुछ मिनिमम आपके पास एरर रखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है उसमें कभी भी जीरो नहीं आता। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के बेस पे क्या है, वो जीरो आ रहा है। मतलब क्या है कि हमें खुद से एरर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा। प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया और सामने वाले को बोल दिया कि हमारा 100% एक्यूरेसी है। अगर बाय चांस कोई एक मर गया तो फिर क्या होगा, कि आपने बोला था 100% मतलब कोई भी डाउट नहीं है, और इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में यूज किया, उसमें से एक भी बंदा मर गया, तो फिर क्या होगा, कि आपका फेल्ड हो गया, कि उसका फिर नेगेटिव मार्केटिंग चला जाएगा, क्योंकि वो आप आपने बताया नहीं। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा एरर रख के चलते हैं। तो उसको हमें क्या करना होगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐड ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक नंबर ले सकते हैं, कि मान लो हमने टू को ऐड कर दिया, तो हमारा मिनिमम एरर कितना होगा, हमेशा टू होगा, है ना। क्योंकि अगर एरर की वैल्यू जीरो होती है तो मिनिमम क्या होगा, एड ऑन प्लस टू करें। अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट अगर इनडायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या नंबर हो सकता है वो पता है नहीं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो भी उसका एम वैल्यू होगा उसका मल्टीप्लीकेशन से ऐड करते हैं, कि आप जितना भी लैम्डा रखना चाहो, जो कांस्टेंट टू रख रहे हैं उसको क्या करोगे, उसके डब्ल्यू वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रखो। अब इससे बेनिफिट। हाँ। अगर मान लीजिए एरर उसमें पहले से हुआ तो हम्म। फिर तो हमारा एरर ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज तब यूज करें जब हमारा क्या है, ओवर फिट है। ये मॉडल जब आपको लगे कि ये ओवर फिटिंग में चला गया है, तब यूज करेंगे। अगर परफेक्ट वर्क कर रहा है तो हम लोग क्यों रेगुलेट करेंगे चीजें, है ना। तो ये रेगुलराइजेशन का मतलब ही है कि आपका मॉडल क्या हो रहा है, ओवर फिट हो रहा है, कि प्रिवेंट करते हैं ओवर फिटिंग। ये तभी यूज करते हैं जब मॉडल क्या होगा, ओवर फिट हो जाए। तो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पेनल्टी, जो हम लोग इसको बोलते हैं पेनल्टी टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेनल्टी ऐड करोगे। तो जो पहला टर्म था लेसो, लेसो क्या करता है, कि आपके पास जो भी वैल्यू होगा उसमें ऐड कर देगा किसको, वेट प्लस जो लेमडा होगा खुद से डिफाइन कर सकते हो। लेमडा आप दोगे, और वेट क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा किसके बेस पे, तो ये कॉस्ट फंक्शन के बेस पे। तो ये क्या होता है, कि लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सेलेक्टर ऑपरेटर। तो नेम से कुछ आइडिया लग रहा है, एब्सोल्यूट श्रिंकेज, नेगेटिव वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, प्लस पॉजिटिव होगा। और इसमें से क्या होगा, कि उसी वेट को वो क्या करेगा, इंपॉर्टेंस देगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इसमें क्या होगा, can be some value to zero with help the selections only important features and ignoring the less important। का मतलब क्या हो गया, कि आपके पास क्या होगा, कि मान लो m की वैल्यू, अब क्या करो, चीजें ले रहे हो। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो किसी m की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अगर वो जीरो हो रहा है उसका मतलब क्या है, कि मान लो हमारे पास तीन कॉलम है, एक्स कॉलम, x2, x3 है। इसका m आया 0.3, इसका आया 0.8, और इसका आया जीरो। अब ये तीनों में से कौन कौन सा फीचर आपको हमेशा दिखेगा, अगर आप देखोगे किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट सेकंड और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड वाले को है, देन फर्स्ट वाले को है, थर्ड वाले को कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इसका मतलब फिर क्या हो गया, अगर इसको इंपॉर्टेंस दे नहीं दे रहे इसका मतलब क्या अगर है, इसका एरर दो अगर इसका कि इसका मतलब ये है ना कि ये वैल्यू हमारे डेटा में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये जीरो है। यही काम ये करता है पेनल्टी वाले में। लेसो क्या करता है, कि आपके वैल्यू को श्रिंक कर देगा, कि जो भी आपके पास ये लेमडा होगा ना, सॉरी ये जो एम की वैल्यू होगी, इसको रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करने से क्या होगा, कि जो पहले 3 पॉइंट था वो 0.1 में आ सकता है, जो 8 था वो 0 पॉइंट क्या होगा, 5 में आ सकता है। और बाय डिफॉल्ट ये जीरो है तो ये क्या होगा, जीरो में ही रहेगा। तो या फिर 0.001 है, तो इसको ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा, है ना। क्योंकि इसका वैल्यू एम की वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी। ये करता है हमारे पास, ये क्या करता है, जो भी होगा उसको कॉफिजेंट को जीरो कर देगा। ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड इग्नोरिंग द लेस इंपॉर्टेंस, कि जो उसके लिए लेस इंपॉर्टेंट होगा उसको वो इग्नोर कर देगा। और जो इंपॉर्टेंस होगा सिर्फ वही फीचर्स रहेंगे। फीचर्स किसको बोलते थे, ये एक्स वाले। तो ये सिलेक्शंस क्या होता है, ऑटोमेटिकली कर लेता है, किसके बेस पे, जो आपने ये सिर्फ लैम्डा टर्म यूज किया है इसके बेस पे क्या होता है, कि वैल्यू डिफाइन हो जाता है। तो ये समझ में आया। तो इसके बेस पे क्या होगा, कि आप लेसो में क्या करते हो,
कि अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूज को इग्नोर करना है तो आप लेसो यूज कर सकते हैं, कि सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कम इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। अगर फीचर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होंगे तो एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कुछ कॉलम क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो कुछ कॉलम कम होंगे तो क्या होगा, उसके बेस पे एरर थोड़ा सा तो आएगा, तो एरर वहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरर पड़ेगा। हाँ एरर मतलब कि बढ़ेगा ना, क्योंकि आपके पास क्या कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है तो क्या होता है, एरर कम होगा, एरर ज्यादा होगा ना। कि आप ट्रेनिंग के टाइम में क्या कर रहे थे, जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे थे, एक टाइम के बाद क्या होता है, एरर बढ़ जाता है। वही सर। अब इस एरर को क्या कर सकते हो, यहाँ तक आपने रिड्यूस कर दिया है। अब क्या है कि ये हमारा ओवरफिट है, मान लो यहीं पे लाया है, लेकिन ये ओवरफिट हो गया है। तब इसको क्या करेंगे, और भी रिड्यूस करेंगे। जैसे आप रिड्यूस करोगे तो एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि मान लो कि जो हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा वो यहाँ पे बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। तो वो इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐड ऑन कर रहे हैं। तो सिंपली आप अगर लेसो को एक लाइन में समझना चाहो तो ये क्या करता है, एक लैम्डा टर्म्स के बेस पे यूज करते हैं, जो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है किसका, तो ये लेगा हमारे वेट्स का। इसको वेट्स बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं। अब इसके बेस पे क्या होता है, तो ये आपका जो भी वैल्यू होता है कोएफिशिएंट एम का, वो श्रिंक हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कम हो जाता है। और वो हो सकता है कि जीरो के आसपास भी हो जाए। और अगर वो जीरो के आसपास हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, कि वो फीचर्स क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इसको इग्नोर कर देगा। तो ये होता था। तो हमारे पास क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये भी तो बनेगा कि मुझे सारे फीचर्स रखने, इग्नोर नहीं करना है, कि एटलीस्ट क्या हो कि वैल्यू कम से कम हो जाए लेकिन जीरो ना हो, ये भी तो बोल सकते हैं, यस सर। है ना। तो कम से कम आपको रखना है, तो उसके लिए फिर आपके हमारे पास दूसरा मेथड होता है। वो होता है हमारे पास कौन सा, तो वो होता है रिजिड। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं L2। ये क्या करेगा कि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर ऑफ करेगा और कुछ नहीं। अब किसी भी वैल्यू को स्क्वायर ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज होगा वैल्यू, तो वो क्या करेगा कि वो कभी भी जीरो नहीं होने देगा। तो यहाँ पे वही होता है कि ये क्या करेगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको स्क्वायर्ड कर देगा कोएफिशिएंट। अब इसके बेस पे क्या इसका वैल्यू आएगा, थ्योरी नहीं लिखा हुआ इसका। तो बाय डिफॉल्ट इसके बेस पे फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ फीचर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएंगे। कि जो भी हमारे पास वेट का वैल्यू था, एम का वैल्यू, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यूज अगर जीरो नहीं हो तो उस फीचर्स को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं बस। ये समझ में, तो अगर आप हर एक फीचर्स को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देना चाहते हो जीरो के अलावा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिजिड यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि क्या है, कि कुछ फीचर्स ऑटोमेटिकली क्या हो, रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, लेसो यूज करोगे। लेसो का L1 और रिजिड को L2 रेगुलराइजेशन। ये यूज कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें अब सिर्फ एक टर्म क्या करते हो, डिफाइन करते हो। कौन सा, तो वो लैम्डा। ये लैम्डा आप क्या करते हो, बाहर से इंपोर्ट करते हो। ये चीज हम लोग दिखा कैसे सकते हैं, कि लीनियर मॉडल से ही आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्या लिखते थे लीनियर के बाद, लीनियर उसके बाद कौन सा मॉडल लेते थे, लीनियर रिग्रेशन से लेते थे। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ लेसो लिखो, और लेसो में क्या होगा, इसके बाद का सारा स्टेप सेम होगा। इसके बाद का जो भी स्टेप होगा वो सेम होगा, अगर आप देखोगे तो। लेसो लिखा, यहाँ पे सिर्फ आप क्या डिफाइन करते हो, अल्फा, कि आपको क्या वैल्यू चाहिए वो आप ही डिफाइन करोगे। उसके बाद क्या होगा, सारा स्टेप सेम होगा, ठीक है। तो ये अल्फा वही है। लेमडा, तो लेमडा को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं, ठीक? यही चीज सेम किस में होगा, रिजिट पे होगा। तो रिजिट का इसका अपना खुद का डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, वन होता है। आप रखोगे तो ठीक है, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट कितना लेगा, वन लेगा। तो आप रिजिट में भी क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू लगा सकते हो। तीसरा हमारे पास होता है इलास्टिक नेट। इलास्टिक नेट क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, कि उसमें L1 एज वेल एज क्या होगा, L2 दोनों यूज होंगे। अब इसके बेस पे क्या होगा कि दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, कि आपके पास क्या होगा, रिड्यूस भी नहीं होगा, और क्या होगा कि आपको एक बेस्ट वैल्यू मिल सकता है। लेकिन ये हमेशा यूज केस नहीं होता है, कि अगर आपको करना है कि कुछ वैल्यूज को रिड्यूस ही करना है एब्सोल्यूट के बेस पे, तो क्या करेंगे, लेसो ले लेंगे और दूसरा रीज ले लेंगे। आप बोलोगे इंडस्ट्री में तीनों में से कौन सा ज्यादा यूज होता है, तो रीज यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी पैरामीटर यूज कर रहे हैं, हर एक पैरामीटर, हर एक एक्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए कभी भी हम लोग उसको जीरो नहीं करते। इसलिए क्या यूज करते हैं, रीज करते हैं। और डिफॉल्ट डिफॉल्ट जहां पे भी आगे जाके देखोगे ना, कि ऑटोमेटिकली अगर रेगुलेशन यूज हो रहा होगा, तो वो कौन सा यूज होगा, तो वो क्या होगा, रीज होगा। देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको ये तीन मिलेंगे, दिख रहा है, L1 L2, दिख रहा है। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, L1 किसको बोल रहे थे, लेसो को, जैसे वो और L2 किसको बोल रहे थे, रेट। रेस।
अब इसका क्या होता है, टर्म्स। इसको अल्फा जो बोल रहे थे, अल्फा बोल सकते हो, लैम्डा बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलराइजेशन टर्म्स। अब यहाँ पे का ना कुछ चीजें कॉमन देखोगे कि ये इतना ही वैल्यू ज्यादातर है। इसमें भी देखोगे ना लर्निंग रेट में, तो यही सारे वैल्यूज हैं। बेसिकली ये वैल्यूज रखा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। कि अगर आपको नहीं पता है कि लर्निंग रेट और रेगुलाइजेशन रेट क्या रखना है, तो आप इसी में से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो। कि 0.001 रख सकते हो, 0.01 रख सकते हो, 001 रख सकते हो, या इस तरीके से 0 1 रख सकते हो, या तो 1 3 और 10। इससे कम इससे ज्यादा नहीं रखें। अगर इससे ज्यादा कम रखते हैं तो वो क्या आता है, आप एक्सपेरिमेंट बेस्ड रख सकते हो। बाकी आपको अगर क्या करना है, इंडस्ट्री रेगुलेशंस फॉलो करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये चीज रख सकते हो। बाकी अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है तो आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट बेस्ड चेंज कर सकते हो। तो ये आपके पास रहता है। देन लास्ट हमारे पास क्या था, कि ये भी रिग्रेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे थे, तो अभी ये रिग्रेशन चलेगा। अब यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, वो क्या होता है, अलग चीज होता है, ये अभी हम लोग नहीं देख रहे। ये चीज अभी हमारे काम का नहीं है। वो क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं ना, तब ये कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन जो जो इपॉक्स है, वो लर्निंग रेट, रेगुलराइजेशन, रेगुलेशन रेट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आपको आइडिया लग गया हो कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। और क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो इसी टर्म से पूछे थे कि लर्निंग रेट क्या होता है, कि रेगुलाइजेशन क्या होते हैं, L1 क्या होगा, L2 क्या होगा, इसका क्या बेनिफिट है, कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो वो सारा चीज क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। कि एमएल में अगर क्वेश्चन बनते हैं बेसिक्स, तो यही बनते हैं। अब इसके बेनिफिट तो बेसिक्स ही हो गए ना, कि बाकी तो एप्लीकेशन के बेस पे भी बनेगा। अब इसको बेसिकली एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों को एक ही बार होस्ट करके देंगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ चीजें। तो ये हमारा क्या था, रेगुलराइजेशन के बेस पे। अब हमने यहाँ तक मॉडल 2 बनाया था, अगर याद होगा तो। यहाँ तक हमने क्या किया था, मॉडल 2 बनाया था। अब हम क्या करेंगे, लेसो और रिजिट का, कि मान लो हमारा ये मॉडल फिट नहीं होता, तो क्या यूज कर लेते, इसके जगह पे लेसो और रिज का यूज। तो कैसे यूज करते, तो पुराना डेटा यही रहेगा। तो मैं पुराना डेटा को ही ले लेता हूँ। ये हमारे पास डेटा था, और इसको मैंने क्या किया था, डेटा फ्रेम में चेंज किया था, है ना। जैसे ये डेटा फ्रेम में चेंज हुआ था, देन हमने क्या किया था, एक्स और वाई को अलग रखा था। देखिए एक्स और वाई, ये हमारा एक्स था, और एक हमारा क्या था, वाई था। ये आपका एकदम बेसिकली क्लीन कोड है, जो आप यहाँ तक देख, कि बेसिकली हमने इतना किया था। उसके अलावा क्या था, और भी सारे कोड्स थे, वो हमारे किसी काम का मतलब वो क्या है, क्लीनिंग और बाय डिफॉल्ट और भी चीजें पढ़ रहे थे उसका बेस पे। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, सिर्फ इतना ही काम करते हो, एक्सेस नोट फाउंड, ऐड नहीं किया है। तो न्यू कॉलम कैसे ऐड करते बता सकते हो जल्दी से, कैसे। df1 डॉट टारगेट्स, और इसको df1 प्रिंट कर। तो ये आपके पास बन के आ रहा था। अब हमने क्या किया था, एक्स पे अलग, अलग रखा था, और वाई पे अलग रखा था। इतना काम सबको पता है ना। एक्स और वाई पे हमने क्या किया, स्टोर करना। क्या, क्या चीज, क्रिकेट क्या होता है? टारगेट जो हमारे पास वाई वैल्यू होता है। कि जब आप देखोगे ना, डेटा मैंने क्या किया था, फेच किया था कैलिफोर्निया हाउसिंग का। अगर आप डीएफ प्रिंट करके देखोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से रेंडम डेटा दिखेगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे टारगेट नेम लिखा होगा, टारगेट लिखा होगा। तो मुझे अगर टारगेट का यहाँ से वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे क्या है, डिक्शनरी फॉर्मेट में।
तो ये टारगेट लिखते हैं तो उसका क्या होता है, ये डेटा ला के मुझे दे देता है। ठीक? तो जैसे आप df1 लिखोगे, df.targets, तो ये क्या करेगा, टारगेट में जो वैल्यू स्टोर है ये दिख रहा है, टारगेट में क्या स्टोर है, तो ये एक एरे स्टोर है जिसमें ये वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, मुझे ला के देगा। तो मुझे यही वैल्यू क्या करना था, रीअसाइन करना था प्राइस वाले कॉलम। ठीक है। ओके। तो ये मैंने क्या किया, डीएफ वाले से लिया टारगेट इस वाले डेटा को, और इसको क्या किया, प्राइस में असाइन कर दिया, ताकि क्या करे, एक फुल फ्लेज डेटा बना सके। कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों फिर में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एक्स है, और ये हमारा क्या है, वाई है ना। अब इसके बेस पे मैंने क्या किया, एक्स पे इन सबको स्टोर करवा दिया, और वाई पे इसको स्टोर करवा दिया। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, सिंपली एक्स का ये रहा, वाई का ये रहा। अब मुझे क्या करना होगा, मॉडल ट्रेन करना। तो मॉडल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन करते हैं, और उससे पहले ट्रेनिंग टेस्टिंग में भी स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेन टेस्ट। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये लाइब्रेरी होता है कि आप क्या करते हो, ट्रेन टेस्ट लिखते हो, और ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल पे स्टोर कर। ये समझ में आ रहा है, ऑनलाइन यहाँ तक का बताओ। सर इतना आ गया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा हमने लैब पेज किया है, फिर उसको डेटा फ्रेम में चेंज किया है, देन एक्स को अलग रखा है, वाई को अलग रखा है। अब फिर हमने क्या किया, स्प्लिट किया है डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। ठीक है। तो कितना का स्प्लिट किया है, तो हमने क्या किया, 20 और 80 का रेशियो में स्प्लिट किया है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रेन कर सकते हो। तो ट्रेन किस में करना है, तो कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। तो अभी हमने कौन कौन सा मॉडल देखा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा है, उसमें भी कर सकते हैं। दूसरा कि लीनियर रिग्रेशन जिसमें क्या होगा, मल्टीपल कॉलम्स होंगे, वो भी। देन एक लेसो एक रिस भी देखा भी, तो उसका भी यूज करके देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, लीनियर रिग्रेशन का था। तो ये क्या हो गया, लीनियर रिग्रेशन, और इसको बोलते हैं मॉडल 1। ठीक है। ये हमारा क्या है, मॉडल 1 है, ये हमने पहले किया था। इसको रन नहीं किया। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर के बेस पे रन हो गया। अब इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले हमें एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों होना चाहिए। तो पहले क्या करोगे आप, प्रेडिक्टेड और प्रिडिक्ट द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वाई को क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक्स ट्रेन को डाल सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या होगा, उसका प्रेडिक्ट करके प्रिडिक्टेड वाई दे देगा। अब हमें क्या करना होगा, कि उसका एरर कितना आ रहा है वो देखना है। उसको बिना देखे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली R2 स्कोर बना सकते हैं, है ना। बट हम क्या करेंगे, देख एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। तो हमारे पास क्या, कौन से मेथड थे वो कहाँ पे मिलेगा, फ्रॉम एचकेलन। सर हमेशा एक्स के बेस पे वाई प्रिंट होता है, हाँ। वाई के बेस पे एक्स नहीं पता लग सकता। अब हाउस के प्राइस के बेस पे आप क्या बताओगे, कि कितने रूम है, कितने नंबर बताओ ऑफ क्यों। एरिया है, वो बता सकते हैं। नहीं। नहीं। अगर आप प्रीमियम लोकेशंस पे देख रहे हो, आप सिंपली आप ये देखो ना, कि आपके पास क्या है, 2 एकड़ का है, जमीन है, गांव में, उसका जो प्राइस होगा वो अलग हो सकता है। या फिर सेम प्राइस अगर यहाँ पे एक छोटा रूम ले रहे हो, उसका क्या होगा, अलग होगा। अब बताओ इनके कौन से फीचर के बेस पे आप प्राइस देख पा रहे हो, अगर दोनों का प्राइस सेम निकला तो एरिया के बेस पे तो दोनों का एरिया अलग अलग है ना, लोकेशन भी अलग है, वैल्यू भी अलग है, सारा चीज अलग होगा, लेकिन प्राइस सेम भी आ सकता है ना। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, एक्स के बेस पे ही वाई प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहला हम R2 स्कोर भी चेक कर सकते हैं, या तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, मीन, देखिए मीन स्क्वायर एरर,
तो ये हमारा 60% बता रहा है। और अगर आप इसका एक्चुअल एरर देखना चाहो तो एक्चुअल एरर भी देख सकते हो। अब ये क्या है कि 52% क्या है कि 0.52 क्या है, एक्चुअल एरर है ये। और ये हमारा क्या है, एक्यूरेसी है कि 60% हमारा मॉडल क्या रहा है, एक्यूरेट दे रहा है आंसर, है ना। अगर यही 100% होता तो फिर हम लोग आगे जाके क्या करते, इफ द ट्रेनिंग एक्यूरेसी कैन, हम क्या करते हैं, रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। रेगुलराइजेशन में हमारे पास क्या था, पहला पहला होता था लेसो। इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग L1 बोलते हैं। लीस्ट, इधर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज सॉल्यूशन सॉल्वर था। इसको फुल फॉर्म अगर देखोगे तो क्या है, लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज सॉल्वर। अब इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो लीनियर मॉडल कहाँ पे मिलता था बता सकते हो, लीनियर रिग्रेशंस का मॉडल फ्रॉम एसकेलर्न डॉट लीनियर मॉडल। अब उसमें से क्या कर रहे हैं, लेस हो, साथ ही साथ रीज भी ले लेते हैं ताकि अलग अलग से क्या करना हो, इंपोर्ट ना करना पड़े। देन एक हमारे पास क्या था, इलास्टिक नेट, तीनों को इंपोर्ट कर लिया हमने। इसको मैंने क्या बोल दिया, मॉडल 2। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, एक पैरामीटर पास करते हो, अगर याद होगा तो, याद है। अब इसमें पैरामीटर क्या होता है, अल्फा होता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, अल्फा डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा 0.9 रहता है। अब इसके बेस पे क्या करोगे, ट्रेन करोगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेन हो गया है मॉडल। अब ये ट्रेन हो गया तो सेम चीज क्या कर सकते हैं आप, अप्लाई कर सकते हो मॉडल 2 के लिए भी। यहाँ पे क्या होगा, मॉडल 2 का देख लेंगे, या फिर इसको बोलते हैं लेसो। ये हमारा कौन सा मॉडल है, तो ये लेसो मॉडल है। तो लेसो में कितना एरर आ रहा है, तो वो देख सकते हैं। तो एरर देखने के लिए सेम यही होगा, R2 स्कोर का कॉन्सेप्ट। तो ये 0.3 आ रहा है। तो पहले 60 था, अब 0.3 आ रहा है, मतलब ये रिड्यूस कर रहा है ना। तो अगर आपका 100% रहता तो क्या होता, कुछ ना कुछ कम हो जाता लेसो के बेस पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 8 है तो इसको क्या कर सकते हो, अगर मैं और भी कम कर देता, 5 कर देते तो क्या होगा, और भी आपका रिड्यूस होगा। तो ये वैल्यू के बेस पे हमारा क्या होगा, बढ़ रहा है। 1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 60 जो था वो आ जाएगा, 60 के अप्रोक्स। ये हमारा इंक्रीज, अच्छा, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, अच्छा R2 स्कोर है ना। आपका एरर बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे एरर देखना चाह रहे थे। अगर मीन स्क्वायर एरर देखोगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप इसको देखो, अगर हमने यहाँ पे 1 रखा है, मीन स्क्वायर एरर क्या है, बढ़ गया। और अगर ये एरर बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, R2 स्कोर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा, है ना। अब यही चीज हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू रिड्यूस करते हैं, 0.2 रख देते हैं। तो ये क्या होगा कि अप्रोक्स हमारा 0 के आसपास है। मतलब जो हमारे अल्फा वैल्यू दे रहे थे, मतलब वो 0 हो गया, तो मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा एरर ऐड कर रहे थे वो भी 0 हो जाएगा। तो अगर वो 0 होगा तो जो पहले का क्या रहा था, एक्यूरेसी आ रहा था, वो सेम आने लगेगा। पहले 60 था, अब 50 आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने 0.2 अभी भी रखा है। इसीलिए अगर इसको 0 कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा रीज रीज कर रहा था, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन काम कर रहा था वही हो गया। तो अगर आप इसको 0 कर देते हो, लेसो को और किसको, रीज वाले अल्फा को, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है, लीनियर रिग्रेशन ही बन जाता है। बस आपके पास ये एक्स्ट्रा टर्म होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगुलराइजेशन बोलते हैं।
हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जब इंटरव्यू में जाते हैं तो मैनुअली फॉर्मूला लिखवा देते नहीं, ये हो गया देखो, दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक मैथमेटिकल बनता है, एक इम्प्लीमेंटेशन बनता है, और एक बनता है एप्लीकेशन। तीन क्वेश्चन हो गए, और इंटरव्यू में हमेशा एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाएगा कि इसका लैसो यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एप्लीकेशन पूछेंगे। अब हो सकता है कि वो बंदा मैथमेटिकल ज्यादा हो, या फिर उसको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो मैथमेटिकल पूछेगा। अगर उसको कोड में पूछना होगा तो क्या करेगा, वो बताएगा कि सिंटेक्स क्या होता है लेसो को इंपोर्ट करने का और उसको यूज करने का। तो सिंपल ये। तो तीन लेवल पे आपके चलेंगे। पहला, या तो कोड लेवल पे इंप्लीमेंट लेवल पे काम कर सकते हो, दूसरा मैथ्स के लेवल पे, और तीसरा एप्लीकेशन के लेवल। और इंटरव्यू 1 घंटे का होता है, तो उसमें एप्लीकेशन ज्यादा चांस रहते हैं कि आपको एप्लीकेशन पार्ट पे ही ज्यादा पूछेंगे क्वेश्चन। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, डेटा चाहिए, टाइम चाहिए, जो होता नहीं है इंटरव्यू। ठीक है। वो डायरेक्टली बोलेगा कि आप एक प्रोजेक्ट पहले ही बना के दे दो, एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको क्या करेगा, वो नोटिफाई कर देगा कि आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। कि कोई भी अभी इंटरव्यू में जाते होगा ना, तो यही पहला सबसे टास्क रहता था कि आप एक प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, ताकि आपका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लें। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन वो पूछ लेंगे। अगर क्रॉस क्वेश्चन करना होगा तो क्या करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट से ही क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लेसो का। इसी तरह से क्या कर सकते हो आप, हैं। मतलब इससे जो बेहतर होता है वो आ रहा है। रीज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सेम होगा। कि जहाँ पे आप लेसो लिख रहे हो वहां पे सिर्फ क्या कर दोगे, रीज कर लेस लेस ही है। दोगे। क्या बात है। ये हो गया। अब इसी के बेस पे क्या करोगे, इसमें भी प्रिडिक्शंस करके देख सकते हो आप। ये हमारा क्या हो गया, रीज के बेस पे हो गया। अब इसी में क्या होगा, इसका स्क्वायर एरर देख सकते हो। इसमें कभी भी क्या होगा, वैल्यू जीरो नहीं होगा। And इसका हम क्या करेंगे, R2 को, ये दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा कि आपका एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एरर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, R2 स्कोर रिड्यूस होगा, है ना। आर एरर इंक्रीज होगा तो R2 स्कोर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि क्या होता है, रिवर्स होता है ना दोनों का। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। R2 हम लोग क्यों रखते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं, मैंने बताया था कि हम लोग कोई भी पैरामीटर यूज कर रहे हैं अगर, तो उसको हम लोग इंक्लूड तो करना चाहेंगे ही ना। तो वो कभी भी जीरो नहीं करता, कौन, R2। R2 मतलब ब्रीज। इलास्टिक कैसे यूज करेंगे, तो सेम इसी तरीके से इलास्टिक नेट भी करो। इलास्टिक नेट में भी क्या होगा कि अल्फा वैल्यू, अल्फा आप जीरो रखोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो लीनियर रिग्रेशन ही बन जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू अगर जीरो कर देते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो लीनियर रिग्रेशन ही बन जाता है। ठीक है। मेन डिफरेंस आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास लेसो होता है, वो फीचर सिलेक्शन के लिए ही यूज कर सकते हैं। फीचर सिलेक्शन के लिए क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आप इसको यूज करोगे, तो वो कुछ ना कुछ फीचर्स को क्या करता है, एम की वैल्यू को जीरो कर देता है। अगर वो एम की वैल्यू को जीरो कर देगा, मतलब वो फीचर सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। और जिसकी एम की वैल्यू होगी वो सिलेक्ट हो रहा है, तो ये फीचर सिलेक्शन का काम कर रहा है। तो जब आपके लिए क्या होगा, फीचर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, वो क्या करे, डिफाइन करके दे दे। तो क्या करोगे आप, L1 यूज करोगे लेसो। अब आपको क्या करना है कि ओवरफिट तो हो ही गया मॉडल। अब हमें क्या करना है कि जितने भी कॉलम्स थे, सारे कॉलम रखना है। मतलब एम की जितनी भी वैल्यू होगी, 1 होगी, एम की वैल्यू 0.5 होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, 0.001 होगी, यहाँ पे भी 0.001 रहेगा ना। तो इसको लेसो क्या करेगा, जीरो कर देगा। और यहाँ पे अगर 0.5 है, इसको 3 के आसपास ले आएगा, 0.3। अब यही काम क्या रहेगा, रीज में जाओगे ना, तो इसकी वैल्यू को वो रिड्यूस करेगा, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, जीरो नहीं करेगा। ये 0.1 है, इसको 0.008 कर देगा। इसकी जो वैल्यू है 0.04 कर देगा। या फिर 0.001 है, तो इसको क्या करेगा, 0.00005 कर देगा। लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं करेगा।
ये बेनिफिट होता है। अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक फीचर्स को इंपॉर्टेंट मिल रहा है ना। और इससे दूसरा क्या हो रहा है कि आपका फीचर्स सिलेक्शन पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि इसमें सारे फीचर्स होंगे, इसमें सारे फीचर्स होंगे प्लस आप एक रेगुलराइजेशन टर्म यूज, मतलब इसमें एरर ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीज हो। सेम अगर आप यही है, लेसो में क्या होगा, सेम चीज आप यही कोड यूज कर सकते हो, इलास्टिक नेट और ये चीज। हम्म, क्या इलास्टिक नेट पे जाएंगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई। तो ये आपको दिखेगा मीन स्क्वायर एरर। और अगर आप इसका आर टू स्कोर देखना चाहो तो आर टू स्कोर, तो इसका क्या है कि 0.42 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि जो इसमें से हमने जितना ये चार पांच मॉडल यूज किया इसमें से परफेक्ट कौन सा वर्क कर रहा था, लीनियर रिग्रेशन था। तो बाय डिफॉल्ट फिर वही रखेंगे, लीनियर रिग्रेशन, है ना। तो इसमें से क्या होगा कि आप एक्सपेरिमेंट के बेस पे काम करते हो। अब इसमें से जो हमने अल्फा रखा था वो क्या हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा, कि इसको भी एक्सपेरिमेंट के बेस पे कर सकते हैं कि इसमें से बेस्ट अल्फा कौन होगा, वो भी निकाल के देख सकते हैं। जब हम लोग बेस्ट अल्फा के बेस पे काम करते हैं या फिर लेमडा के बेस पे काम करते हैं, इसको फोर लूप में पास करके क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। दूसरा, जो आप फोर लूप में पास कर रहे हो यही चीज आपके पास क्या है, इसमें मेथड दिए हुए हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस वेलिडेशन, ठीक है। या फिर बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि आपके पास एक अल्फा वैल्यू है, उसको क्या कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो, ट्यून मतलब चेंज कर रहे हो। तो लूप के थ्रू भी चेंज कर सकते हो, और इसके पास क्या है, गिवन मेथड्स होते हैं, तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो वो भी हम लोग देख लेंगे, बट उससे पहले क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस का देखेंगे, ठीक है। तो कल क्लासिफिकेशंस का चलेगा, और उसके क्या है, सेम मेथड चलेंगे, किस तरीके से रहेगा उसमें। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आपको क्या याद रखना है। कि जिस तरीके से इसमें हमने सॉल्व किया, कि मशीन लर्निंग में हमने क्या किया, एक रिग्रेशंस प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी हम लोग किस में जा रहे हैं, सिर्फ सुपरवाइज का ही देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो भी मेथड देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, सुपरवाइज में। तो रिग्रेशंस का हमने देख लिया, रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशंस बोल सकते हैं या फिर लीनियर मॉडल अभी तक हमने देखा। आपके पास क्या होगा, नॉन लीनियर भी तो आएगा, कि हर एक चीज लाइन के बेस पे ही पैटर्न नहीं बनेगा। क्या होगा कि आपका कर्व लाइन के बेस पे भी पैटर्न बनेगा, तो उसके लिए फिर हम लोग नॉन लीनियर पे जाएंगे, ठीक है। तो नॉन लीनियर में आपके पास इसमें रहेगा एक एसवीएम, दूसरा हमारे पास रहेगा डिसीजन ट्री, तीसरा हमारे पास रहेगा असेंबल टेक्निक्स, तीन और रहेंगे। सेम इसमें क्या होगा कि अब क्या जाएगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में दो तरीके का प्रॉब्लम आएगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी का मतलब क्या हो गया, कि या तो यस नो, ट्रू फॉल्स, जीरो वन, इस तरीके से हम आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या बोल रहे हो कि प्रिडिक्ट कर रहे हो कि एडमिशन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे लोन का रहेगा तो आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, बाइनरी क्लासिफिकेशन में आ गया। दूसरा चीज, कि ये फोटो इस कैटेगरी की है या नहीं है, वो क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो उसको बोलते हैं बाइनरी प्रॉब्लम्स। कि जैसे अगर आप हेल्थ केयर में जाओगे ज्यादातर बाइनरी पे मिलेगा कि उनको कैंसर है या नहीं है। अगर वही कैंसर के बेस पे क्या होता है, लेवल के बेस पे भी होता है, कि उसको स्टार्टिंग लेवल है, मिड लेवल है, या फिर लास्ट है, लास्ट स्टेज है ना। तो ये क्या हो गया, एक दो से ज्यादा हो गया। जब भी दो से ज्यादा आप क्या करते हो, प्रिडिक्शंस पे काम करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब ये दोनों में क्या होगा, सेम एल्गोरिदम यूज होगा। जो सबसे पहला होगा वो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आप बोलोगे ये हमारे पास क्या है, रिग्रेशन तो अलग था, इसमें भी रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। तो रिग्रेशंस के अंदर एक और फंक्शन यूज होता है जिसको सॉफ्टमैक्स बोलेंगे। वो क्या करता है ना, प्रोबेबिलिटी के बेस पे करता है कि आपने जो नंबर लिया है 3 4, उसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसको क्या करेगा, वो हाँ के बेस पे मतलब ट्रू के बेस पे बोलेगा। तो वो चीज। इसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, एसबीएम होगा, देन केएनएन होगा, देन हमारे पास क्या होगा, नई बायस होगा, और डिसीजन ट्री होगा, और असेंबल टेक्निक्स। एक क्लासिफिकेशन। आपको जितना ये टाइम लगा ना फर्स्ट वाले पे, इसमें ही 80% था। अब सबका हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, मैथमेटिकल पार्ट। और सब में क्या होगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा है सेम चीज रिपीट होगा हमेशा। एसबीएम में भी सारा चीज सेम होगा, डिसीजन ट्री में सारा चीज सेम होगा, देन असेंबल टेक्निक्स में भी सारा सेम होगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ मॉडल डॉट रेन, मॉडल डॉट क्या करते हो, फिट करते हो ना, और उससे पहले क्या करते हो, इंपोर्ट करते थे। तो जो इंपोर्ट करोगे सिर्फ वही लाइन, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होंगे। जैसे यहाँ पे लेसो के लिए क्या था, अल्फा था, तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ एक पैरामीटर आपको मिलता रहेगा। तो वो सिर्फ चेंज होगा, और कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, लीनियर पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि इसी का क्या है, बेस है। इसी के बेस पे आप देखोगे ना, यहाँ पे भी एसबीएम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी एसबीएम है, यहाँ पे भी एसबीएम। अगर आपको एसबीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो दोनों समझ में आ जाएंगे। देन यहाँ पे भी क्या है, डिसीजन ट्री है। यहाँ पे भी क्या है, डिसीजन ट्री। यहाँ पे भी असेंबल टेक्निक्स होंगे, यहाँ पे भी असेंबल टेक्निक्स। ठीक है ना। इसमें आपको एक्स्ट्रा एक कैनन मिलेगा और एक नई बायस मिलेगा। ठीक है। तो हमारा कल का पार्ट क्या रहेगा, क्लासिफिकेशंस। उसमें से भी बाइनरी देखेंगे। बाइनरी में क्या देखेंगे, लॉजिस्टिक। देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का भी देख लेंगे, और उसी में क्या देखेंगे, लॉजिस्टिक का ही देखेंगे। क्योंकि दोनों केस में क्या कर सकते हो, सेम मेथड यूज कर सकते हो हर किसी। तो ये हमारा कल का काम रहेगा। ठीक है। देन इसका भी एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे, मल्टीपल वे ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, एरर कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसेस इसका भी होगा। ये समझ में आया। तो ये कल का टास्क रहेगा, और अभी तक जितना किया वो क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो जितना भी लीनियर के बेस पे था, वो मस्ट है आपका रिविजन्स और कोड। क्योंकि वो चीज फिर से रिपीट होगी जब तक आपका मशीन लर्निंग चलेगा। इवन डीप लर्निंग में भी रिपीट होगा। ये समझ में आया। बाकी ऑनलाइन वाले